नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और राहुल महाजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल पहले चरण का मतदान के बाद जो बीजेपी और टीएमसी कैंप में जो चर्चाएं हैं और जो चेहरे की खुशी है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री की जो भी रैली चल रही थी उसकी बातें, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बम्पर वोटिंग से बीजेपी की जीत का शंखनाद हो गया है। बीजेपी मान रही है कि कल की वोटिंग ने अब यह चुनाव सील कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन पर मोहर लगा दी है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। फिर वही बातें जो इस प्रचार में कही जाती रही। टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था और हार देखकर टीएमसी बुरी तरह बौखला गई है और अब बंगाल को कष्टों से आजादी हम दिलाएंगे। सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कही। लेकिन मुख्य बात थी कल की वोटिंग को लेकर। 93% वोटिंग रिकॉर्ड बन गया। इतनी बंगाल में हमेशा हाई वोटिंग हुई, लेकिन उसमें कभी छापा वोट, कभी फर्जी वोट, कभी डेड वोट, ये सारी बातें जोड़कर बताई जाती रही। इस बार एसआईआर और उसके अलावा भी लोग कह रहे हैं लोगों ने बाहर निकल के वोट डाला। जो बीजेपी दावा कर रही है कि वो हमारे हिस्से का वोट है, वो हमारा वोटर है जो बाहर निकला है, तो वो उसकी हम लोग आज बात करेंगे। अमित शाह जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि पहले चरण की 152 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों से ज्यादा जीत रही है। अगर इसके आसपास भी भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में पहुंच रही है तो इसमें फिर अब ज्यादा मुझे कम से कम कहने में गुरेज नहीं है कि बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। और मैं आपसे कहूं, कल की वोटिंग देखने के बाद और काफी लोगों से बात करने के बाद जो अभी तक सेंस मिल रही है वो ये, बीजेपी जीत के ज्यादा करीब दिखाई देती है बजाय टीएमसी के। ये मैं अपना असेसमेंट आपको दे रहा हूं, बाकी मेहमान अपनी राय आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूं मैं। आज की तस्वीर लेटेस्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने आज दमदम की रैली में ऐलान कर दिया कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। कल की वोटिंग के बाद टीएमसी के गुंडों की बेचैनी बढ़ गई है। उनका वही हाल है जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। और ये तस्वीर देखिए आप, सुबह सुबह जब निकले प्रधानमंत्री बोट राइड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोलकाता में, मतलब ममता बनर्जी के गढ़ में सुबह सुबह सैर पर निकल गए, हुगली नदी के किनारे लोगों से मुलाकात की, जो वहां नाविक मिले उनके साथ बात की, नाव की सवारी की। प्रधानमंत्री ने हुगली की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हर बंगाली के मन में गंगा जी के लिए विशेष स्थान है। आप कह सकते हैं कि गंगा बंगाल की आत्मा से बहती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दमदम और जादवपुर में आज चुनावी सभाएं कर रहे हैं। दमदम विधानसभा उत्तर 24 परगना जिले में आती है। प्रधानमंत्री मोदी आज यहां रैली करके वहां की 33 विधानसभाओं को कवर करेंगे। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभाओं में से 28 पर टीएमसी का कब्जा है, सिर्फ 5 बीजेपी के पास है। दूसरी सभा जादवपुर में होगी जो दक्षिण 24 परगना में आती है। इस जिले में 31 सीटें हैं, जिनमें से 30 टीएमसी के पास है, 1 आईएसएफ के पास है। मतलब 2021 में बीजेपी का यहां पे खाता भी नहीं खुला था। इसीलिए अब प्रधानमंत्री सेकंड फेज की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुके हैं अपनी पार्टी के लिए। ये तस्वीरें जरा एक बार आप देख लीजिए, जरा फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। दूसरे फेज की बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले फेज का पूरा आकलन कर लें, क्योंकि कल जब तक ये हमारा प्रोग्राम चल रहा था तो वोटिंग तब भी अच्छी हुई थी, ये तो पता लग रहा था, लेकिन इतने हद तक जाएगी वोटिंग ये अनुमान नहीं था। 93% के करीब, मतलब हर 9 आदमी तो निकला ही निकला। कई जगहों पर उससे ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। और अमित शाह जी की बात अभी मैं करूं, मैंने आपसे कहा कि मेरा ये असेसमेंट अब ये कह रहा है लोगों से बात करने के बाद कि बीजेपी जीत के ज्यादा करीब दिखती है। मुझे अब इस वक्त एज बीजेपी को सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं आती तो भी मैं आपसे ये कहने वाला था, लेकिन ये तस्वीर आई तो मेरा मन और पक्का हो गया इस बात को लेकर के। वो इस वजह से नहीं कि लोगों ने मोदी मोदी कर दिया, वो तो जहां मोदी जाते हैं वहां होता है। वो इस वजह से कि बीजेपी 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है इस चुनाव में किसी को। 1 इंच, ये वही आपको बता रहा है। दूसरे फेज के लिए नाव की सवारी, सुबह सुबह जॉगिंग करने वाले लोगों के बीच में प्रधानमंत्री का कैमरा लेके पहुंच जाना, मतलब आप
ये देखिए कि बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बाकी मेहमान हमारे बताएंगे। 93% के करीब वोटिंग है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मैंने तो अपना मन बता दिया, आप लोग कहते थे हमसे बुलवा लेते हैं, खुद अपना नहीं बताते हैं। अब आज मैंने शुरुआत की है। नहीं देखिए, कहते हैं ना, जब जो दबाए बैठा हुआ है नहीं बोल रहा, अगर वो बोल पड़े तो इसी से मान लेते हैं। मतलब इतने दिनों तक हम लोगों को तो रोज सूली पे चढ़ा दिया कि बताओ भाई बताओ। हर्षवर्धन जी, इनकी हालत वही थी जैसे बंगाल में टीएमसी के डर से भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्टों की हालत थी। तो कुल मिला के देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले केंद्रीय चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, और मैं कई बार रेफरेंस के साथ बात कर चुका हूं कि 2005 में जब केजे राव गए तो उस वक्त की जो सत्ताधारी पार्टी थी लालू प्रसाद यादव की, वो कहती थी कि ये आदमी आ गया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा विरोधी है। ठीक उसी तरह की प्रतिक्रिया आज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी की थी। आज ज्ञानेश कुमार ने जो प्रबंध किया, अब उसको प्रबंध सुनते ही लोग अलग अलग तरह से कोट अनकोट निकालने लगेंगे, लेकिन प्रबंध मतलब जो अधिकारी, जो चिन्हित करके जो गलत लोग थे उनको हटाना, वेबकास्टिंग, यानी पहली बार हुआ है ना कि सारे बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग हुई है, ये भी बड़ी बात है, और पूरे समय वो उसको मॉनिटर करते रहे। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस गई, उन्होंने लोगों के मन में जो भरोसा दिया, हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि डीएम एसएसपी खुद जाके लोगों करें, उसका परिणाम है। एसआईआर जरूरी था, उसका परिणाम है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए जो कुछ करना था, उसका परिणाम। तो पहले तो बंगाल की जनता, चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, इन सब को जमकर बधाई देनी चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। अब मूल बात, क्या निकले तो सब भाजपा के लिए निकल गए क्या? सब भाजपा के लिए निकल गए या सब तृणमूल के निकल गए, ऐसा कहना तो बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं होगा। लेकिन इसका एक पहलू है, कल पूरे समय जो कतार में लगे हुए लोग थे, जो अलग अलग रिपोर्टर घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो वायरल है, वो एक ध्वनि आ रही थी। क्या ध्वनि आ रही थी? हमारा डर खत्म हो गया, हम अब डरते नहीं हैं। डर खत्म होना बंगाल में बहुत बड़ी चीज है। जब ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी, तब भी डर खत्म नहीं हुआ था। लोग चुप चुप जाके दे जरूर आए, लेकिन बोल नहीं रहे थे। कल पहली बार ऐसा दिखा कि लोग बोलते भी दिख रहे थे, कह भी रहे थे कि भाई ये चीजें हैं जो होनी चाहिए। मुझे अब कोई संदेह नहीं दिखता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, इसमें अब मुझे कोई शक नहीं दिखता है। और आपने कहा कि मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। अरे भाई, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वैसे भी इतने लंबे समय से सत्ता में है, तो इतने लोग तो वैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की आप जो रैली करते हुए, बोलते हुए, और आज का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वही उसको आप देखिए। वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि जो नट बोल्ट उनको ठीक करना था, दुरुस्त करना था, वो लगभग हो गया है। और मुझे ऐसा अब लगता है, अभी तक मैं कहता था ना कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, ऐसा नहीं, मुझे लगता है ममता बनर्जी हार चुकी है। अच्छा, अमित शाह जी की बात हो गया, सॉरी नहीं, अमित शाह जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने एक आंकड़ा दिया। अभी तक बीजेपी इस चुनाव में आंकड़े पे बात नहीं करती थी। हम भी पूछते थे नेताओं से, भाई पिछली बार 200 पार कहते थे, इस बार कितना? वो कहते सरकार में आ जाएंगे, मेजॉरिटी मिल जाएगी, इतना कहते थे। अमित शाह ने खुलकर दावा किया कि पहले फेज की 152 सीटों में से हम 110 सीट से ज्यादा जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने पहले फेज में ही भविष्य जो है वो तय कर लिया है अपना, अब परिवर्तन उनको लाना है। और उन्होंने कहा कि जो बंगाल में पहले चरण में हमें दिखाई दिया वो एक सुनामी है। हमारे पास जो फीडबैक है, उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी,
और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं चौथी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। तो अमित शाह जी ने तो खुल के दावा किया, भी मुझे सुनामी दिख रही है, 110 सीट से ज्यादा हमारी पहले फेज में आ जाती है। मान लीजिए 110 भी, वो भी डिस्कशन से मान लीजिए, तो कितना 148, तो 38 सीटें और चाहिए होंगी सेकंड फेज में। उसकी बात अभी हम आगे ने कहा डिटेल में करेंगे। लेकिन बाकी मेहमान पहले अपनी ओपिनियन बता दें सर, पहले फेज की वोटिंग के बाद की और इस दावे को सुन के। दावा तो देखिए, अमित शाह जी ने इस चुनाव में बहुत काम किया और मैं तो कहा कि ये इलेक्शन अमित शाह का ही इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि वो अपना त्रिशूल गाड़ कर यहाँ पर बैठे रहे हैं और उन्होंने पूरी मेहनत उसमें की, इसमें कोई बात नहीं। और अच्छी बात है कि पार्टी का लीडर उस तरह से पूरे चुनाव में लगा रहे। ममता जी और अमित शाह जी दोनों लोग लगे रहे, लेकिन ममता जी की तो ज़मीन ही है वहाँ पर, तो वो उनको वहाँ रहना है। अमित शाह जी लगे रहे हैं, कितना बनता है कितना नहीं बनता, दावे भी ठीक है, 110 का दावा करें, लेकिन अगला जो फेज है वो थोड़ा सा मुश्किल फेज भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो 142 में से अभी 15 सीटें हैं। यदि इसी फेज के हिसाब से डबल कर दूं मैं सीटों को, तो 30 सीटें होती हैं। तो 130 भी 110 और 30 मिलाकर भी नहीं बढ़ रहे अभी तो भारतीय जनता पार्टी सुनामी की तरफ, बहुमत की तरफ। आप कह रहे हैं अगर ये पहले फेज में मैं तो अमित शाह जी के दावे की बात कर रहा हूँ, अपनी बात ही नहीं कर रहा। 110 वो डबल कर दिया और 15 जो है उसको भी हम डबल कर देते। वैसे तो वो मुश्किल इलाका है सेकंड फेज वाला, लेकिन उसको भी हम डबल करते क्योंकि बीजेपी को ऐसे ही वोट मिले, तो 140 सीटों पर आती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज है ना, उस फेज का इलेक्शन को एनालाइज करना कि ममता जी जीतेंगी बीजेपी जीतेगी, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन होने दीजिए। मेरा एक चिंता की बात ये थी कि जो SIR हुई, SIR में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो 18.5 लाख वोट फर्स्ट फेज में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से नहीं दिए, उनके बारे में क्या कहता है लोकतंत्र और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। हर आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए ना। जिन लोगों के वोट कट गए उन पर तो अलग से डिबेट हो सकती है, लेकिन जिन 18.5 लाख वोट फर्स्ट फेज में, जिन पर आपने कोई फैसला नहीं किया, जिनका निर्णय नहीं हो पाया, जिनका निर्णय नहीं हुआ कि मतलब वो गलत है कि सही है, तो उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिला। और 18.5 लाख वोट तो बहुत होते हैं। यदि पिछला वोट का अंतर देखें तो 40 लाख वोट तो कुल मिलाकर ही है, और ये 27 लाख वोट पर फैसला ही नहीं कर रहे चुनाव आयोग। तो वो चिंता, ये इसको नतीजे से मैं नहीं जोड़ता, मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम पर जोड़ रहा हूँ। और उसमें सुप्रीम कोर्ट और आ गया तो और गंभीर बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय किया। लेकिन आप ये बात आज कह रहे हैं, जब मैं रोज कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था कि भाई जिन वोटों पर फैसला नहीं कर रहे उनका क्या होगा। आपने जिन पर फैसला कर लिया वो भी विवाद में हो सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसमें भी साफ हो गया कि 138 वोट गए और 136 को आपने क्लियर कर दिया, लेकिन उस पर जा ही नहीं रहा। जिनका आपने फैसला नहीं किया कि ये वोट सही है कि गलत है, उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश की कानून व्यवस्था तो ये कहती है कि जब तक कोई अपराधी साबित ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं है। तो वो चिंताएं बड़ी हैं। चुनाव के नतीजे तो ये मुद्दा भी बड़ा है। हाँ, मेरे हिसाब से वो है। बाकी चुनाव का तो जो डिस्कशन वोट पड़ा उस पर कर रहे थे जी, तो उस पर आपकी बात क्या, आपको क्या लगता है बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? लग रहा है बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, इसमें कोई यहाँ तक भी जा सकती है जहां तक इन्होंने कहा। अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की सीटें अच्छी खासी बढ़ सकती हैं उसमें जिस तरह का हुआ है। ठीक है, अभी भी आप लेकिन कोई मतलब कोई निर्णय पे, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे पहले फेज की। नहीं, मैं तो अमित शाह जी की टोटल काउंटिंग से नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, नहीं पहुंच, हो गया क्लियर, नहीं पहुंच पा रहे आप। ठीक सर, कोई डाउट है क्या? देखिए, मुझे पहले दिन से डाउट नहीं था, और कहानी कुर्सी के आप एपिसोड निकाल लीजिए जब से बंगाल चुनाव पर बात होती है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों के आसपास जीत रही है। अब उसमें बढ़ोतरी होती है, कितनी ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये मैंने मिनिमम बेंच आपको बताया है। उस चीज़ से बात करना, उस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में कल से मैं देख रहा हूँ पत्रकारों को कि वो इस चीज़ पर बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनको कहना, उनका जो आरोप है मोटा मोटी कि देखिए इस चुनाव को में जो होना चाहिए था उसकी रक्षा न सुप्रीम कोर्ट कर पाई, न चुनाव आयोग कर पाया, और पूरा एक तंत्र लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। मोटा मोटी यदि जो वीडियो मैंने देखा और टेलीविजन पर कई बड़े मूर्धन्य पत्रकारों को मैंने सुना, तो उससे यही निकल करके आ रही थी।
लेकिन उन मूर्धन्य पत्रकारों के मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना था कि बंगाल के अंदर हत्या की संस्कृति में हत्या करके डरा करके वोट नहीं देने जाने पर ममता बनर्जी के खिलाफ और वहां पर लोकतंत्र की हत्या होती थी, लोकतंत्र वहां जीता नहीं था, सांसें गिन रहा था, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। जो लोग डर से वोट नहीं दे पाते थे, क्या उनको लोकतंत्र में जीने का अधिकार नहीं था? क्या उनको लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं था? और यदि पैरामिलिट्री फोर्सेज जाकर के वहां पर जाकर के चुनाव करवा रही है, तो क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हर आदमी बिना डर भय के निर्भय होकर के मतदान करने जाए? जी, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात, ये इस बार का कम से कम चुनाव आयोग पर दोष नहीं दिया जा सकता है इस मामले पे, क्योंकि चुनाव आयोग तो जैसे बिहार में कर रहा था यहां भी कर डालता। लेकिन आप बाधा किसने पहुंचाई? आज चुनाव आयोग पर एक आरोप लगाया जा रहा था, और एक और जो अनाम और अघोषित कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़ा पहले बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट को भी इस घेरे में लेकर के आए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यदि हर जगह यदि हो रहा था एसआईआर, यदि बंगाल में भी चुनाव आयोग को आप करने देते और सरकार सपोर्ट करती तो क्या हो नहीं जाती? क्या कल ही हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है, आप बीएसएफ को, आप बॉर्डर को 31 मार्च तक जमीन दे देनी चाहिए। ममता बनर्जी को जमीन नहीं दिया, फेंसिंग नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा जो है वो बांग्लादेशियों, मुसलमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि देखिए ममता बनर्जी भी घुसपैठ रोकने के लिए, यहां पर फेंसिंग करवाने के लिए भारत सरकार को जमीन दे दी। ठीक है, एक ऐसी सरकार जब आकर के सत्ता में बैठ जाए तो फिर वह वाजिब बन जाता है कि सारे तंत्र को दुरुस्त किया जाए और वहां पर एक फेयर वोटिंग हो। और निष्कर्ष में बता रहा हूं, आपने किसी सोर्सेस, आप लोगों की संगति में रह करके, पत्रकारों की संगति में रहते रहते हमको भी सोर्सेज आ गया। भारतीय जनता पार्टी वाकई 110 सीटों से ज्यादा जीतने जा रही है। पहले फेज में जीतने जा रही है, पहले फेज में, और फिर अगले सरकार बना लेगी। 160 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही। अपने सोर्स मुझे बताइएगा इसकी बात। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। और आपने जो ये एग्जिट पोल का मैं सोर्स बताऊंगा। और आपने जो ये अनाम लोगों के हवाले से, मतलब अनाम लोगों का नाम लेके जो जवाब दिया, वो इनके लिए भी था? वो इनके लिए व्यक्तिगत नहीं था। वो तो सवाल नहीं, इनकी बात पे, सवाल ही इनकी बात पे वो भी उस गिरोह में शामिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन पर व्यक्तिगत नहीं था, ये मैं कहता हूं। विजय जी को मैं इसका, राहुल जी, एक चीज जो ऐसी हिमाकत में नहीं कर सकता। नहीं, मैं वो जो बात अभी इन्होंने कही, और कल से जो जहां से त्रिपाठी जी ने शुरू किया, डर वर, कल सेफोलॉजिस्ट से भी बात करते थे ना हम, तो वो 2-3 लोगों हमारे प्रोग्राम में रेगुलर आते हैं, तो पूछते थे, और उनका डेटा कुछ भी कह रहा हो ओपिनियन पोल का, वो कहते थे अगर पोलिंग हो गई तो, अगर वोट पड़ गया तो, अगर लोग निकल गए तो, अगर डर नहीं हुआ तो। कल तक भी मैंने यही सुना, कल शाम तक भी मैं लोगों से यही सुन आपने रहा कहा हूं। ना, बस एक लाइन बोल दूं, जो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने वहां का फोन करके मुझे कहा, थोड़ा सा इनको बोलो ये एक बात कर दे, थोड़ा सा जरा कहो ये पॉलिटिकल पार्टी, ये तुम्हारी पार्टी कर दे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। बोला ये डर यहां से निकालना है, अब इस अमित गांव शाह ने, से निकालना। राहुल जी वहां का सिस्टम भी चाहता था कि ये परिवर्तन हो। राहुल जी के पास आ रहा हूं। अमित शाह ने आज उसी बात का जवाब दिया और खुलकर कहा कि भाई हमेशा ये बात होती थी कि माहौल तो है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन चिंता यह थी कि लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। वो काम इस बार हो गया। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है, मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या? वो आशंका आज समाप्त हो गई है, और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में और उत्साह के साथ मतदान होगा। एक लाइन कह दूं, मैं एक लाइन केवल कह रहा हूं कि बंगाल की जनता को मैं सलाम करता हूं, वो इतनी बहादुर है कि इतने डर के बाद भी 80-84% वोट डालने आ ही जाते हैं। सही, तो आपने कल ही कह दिया था जी। नहीं, भय इतना है, उसके बाद भी 84% लोग आते हैं। थोड़े से पहली बात तो ये कि बीजेपी बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रही है, ये बात बिल्कुल सही है। अमित शाह वहाँ बैठे हुए हैं, वो पूरा गाइड कर रहे हैं बीजेपी को किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है बहुत अच्छे नंबर्स भी आए। क्या वो सत्ता में आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे, इसको मेरे ख्याल से इस बात से नहीं देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज बड़ा है। मैं उसका 1-2 एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ।
देखिए, मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा SIR के नाम कटे थे। वहाँ 2 जगहें हैं, रघुनाथगंज और भगन बोला। ये 2 ऐसी जगहें थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा SIR के नाम कटे और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई, 96.9%। उसके अलावा साउथ दिनाजपुर, उस जो सबसे ज़्यादा, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर 1.7 लाख वोटर्स के नाम कटे। अगर मैं कूच बिहार की बात करूं जहां पे 95.1% हुआ, वहां पे 2.2 लाख, आप कर लीजिएगा बात उसके बाद, 2.2 लाख वोटर्स के नाम कटे। तो मेरा ये मानना है कि SIR का एक बड़ा इफेक्ट था। लोगों को ये लगा कि अगर हमने वोट नहीं दिया वहां जाके, हमारा नाम ना कट जाए, उसके बाद हमारे को स्कीम्स का फायदा ना मिले, हमारे को सिटीजनशिप पे हमारा ये आए, ये भी जो अफवाह फैलाई गई, इसके कारण भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। और वैसे जो विजय जी बात कर रहे थे वो बड़ी बात समझने लायक है कि ये पहला जो फेज था, इसमें लगभग 83-84% से 88% तक वोटिंग हुई थी पिछली बार। तो क्या डर के कारण 88% लोग बाहर निकला? तो डर का माहौल तो वो होता है जम्मू कश्मीर में जो होता था कि एक बूथ पे 2 वोट पड़ते थे। तो ऐसा कहना कि अच्छा डर का माहौल, दोबारा बोलिए लास्ट लाइन। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में होता था डर का माहौल, जहां 2 वोट पड़ते थे एक बूथ पे, और वो भी जो है फोर्सेज सुरक्षा में बाहर निकाल के लाती थी जी। तो डर का माहौल वो होता है। मेरे ख्याल से हमें इसको इन सब चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर मैं ये कहूं तो फिर तो तमिलनाडु में भी बदलाव हो रहा है। अब सर इसका जवाब की वोटिंग हुई है, जहां जितना परसेंट वहां पे एक्चुअली क्या है, इस पर हम लोग, क्योंकि फिर लंबी बात हो जाएगी, ब्रेक का समय भी हो रहा है। चलिए आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर इसको हम आगे बात करेंगे इस पर। ऐसा क्यों, इसका भी जवाब लोगों ने दिया। तो आप बाय एंड लार्ज आप क्या, मैं मानता हूं बीजेपी के SIR से वोट बढ़ना ही था। जब आप डेड डुप्लीकेट वोट हटा देंगे तो परसेंटेज तो अब जाएगी। और दूसरी ये भी बात है, जो डर का माहौल लोगों में बना कि हमारा कहीं नाम कट जाने से हमारे को सिटीजनशिप का डर था, तो ये था। अच्छा, ये डर है। अब आपका अभी और इसीलिए भर भर के क्या है आपका? पश्चिम बंगाल के लोग जो कि बाहर काम करते थे, वो जनरली पूरे लोग वापस नहीं जाते थे वोट करने। इस बार आए, आई एग्री, आप सारे लोग गए। अभी आप वेयर डू स्टैंड? ये पहले मैं ये कहता हूं बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार बने। अरे चले ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ये डर वाली बात भी आ जाएगी आगे। हाँ हाँ, 101 में 89 सीट अभी भी तो बिहार में जीती है भाजपा। 101 पे लड़ी थी, 89 जीत गई। पर्सपेक्टिव के लिए पश्चिम बंगाल के पहले फेज का एनालिसिस किया जा रहा है। अमित शाह जी ने दावा किया हमारी 110 सीटें तो पहले फेज में ही आ जाएंगी, और उसके बाद 148 मैजिक नंबर है, तो वो दूसरे चरण में उनका कहना है कि काफ़ी बहुत आसान है और सुनामी है, उन्होंने कहा, और हमारी सरकार बन रही है। स्टूडियो में मैंने भी अपनी राय दी, मुझे भी बीजेपी इस वक्त आगे दिख रही है। त्रिपाठी जी के मन में कोई शक नहीं है, रागी जी के मन में कोई शक नहीं है, राहुल जी का इतना कहना है बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, विजय जी भी ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। मतलब गेम इज ऑन। अब पहले फेज में जहां वोटिंग हुई थी उसको एक बार जरा देखें तो हमें इसको और मदद मिलेगी। फिर मैं आपको कह रहा था बीजेपी के 2 नेताओं के बहुत क्लियर कट असेसमेंट है उनकी, और उसके पीछे वो उसका एक रैशनल है, वो आपको दिखाएंगे हम। तो पहले फेज में 16 जिलों की जिन 152 सीटों पर ये वोटिंग हुई है, 92.88%, मोटा मोटा 93%। इलेक्शन कमीशन के ऐप पर अभी इस आंकड़े के आगे अप्रॉक्सीमेट ही लिखा हुआ है, मतलब ये फाइनल और बढ़ेगा। और अगर ये पैटर्न दूसरे और अंतिम फेज में रहा तो बंगाल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी भी ये बंगाल के अब तक के सारे रिकॉर्ड से ज्यादा है। जो फाइनल फिगर है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग कूच बिहार में हुई है, 96.4%। दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में 95% वोटिंग हुई है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। मैं मेहमानों की हेल्प इसलिए इसमें चाह रहा हूं, वोट तो सब जगह ही पड़ा। एक बात जो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ममता जी का जहां भी वोटर है वो तो हमेशा ही निकलता था, उसने हमेशा क्लोज टू 90% वोटिंग की है, खासकर मुस्लिम एरियाज में। वोटर तो हमारा नहीं आ पाता था, डर की वजह से नहीं आ पाता था, या जो कुछ लोग कहते हैं उनका कि बीजेपी का संगठन उतना नहीं है ग्राउंड पर, इस वजह से नहीं आ पाता था, गांव में नहीं निकल पाता था। इस बार हर जगह आपको 90+। एक जगह केवल कालिम्पोंग के अलावा, मुझे दार्जिलिंग में भी, हाँ बाकी सब जो है 90+। अब मैं आपकी मदद ये चाह रहा हूं कि मैं नाम लूं जिले का, और अगर आप ये बता दें यहां कौन अहेड। बिल्कुल ठीक, ये आप बता दें। अगर ऊपर लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, टॉप से, दार्जिलिंग तो बीजेपी बीजेपी जलपाईगुड़ी बीजेपी का, नॉर्थ दिनाजपुर बीजेपी मालदा में बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन मालदा भी जो अगर 2021 भी देखें तो उम्मीद बीजेपी के लिए यहाँ अच्छी है। ठीक, बीरभूम
पूरी तरह से टीएमसी, पूरी तरीके से टीएमसी, पूरी तरह से टीएमसी। मालदा भी मुश्किल काम है। पश्चिमी नहीं, बर्धमान, मालदा में क्या है ना कि दोनों का चूंकि है मुस्लिम बहुल, लेकिन वहाँ मालदा में पिछली भी बार भी TMC का भारतीय strong जनता hold पार्टी 4 सीटें जीती थी। पश्चिमी बर्धमान आपने कहा टीएमसी, टीएमसी का भी स्ट्रांग होल्ड, पश्चिमी मेदिनीपुर ये भी टीएमसी का TMC स्ट्रांग का। होल्ड, पूर्वी मेदिनीपुर, ये भी टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है। कालिम्पोंग बीजेपी, अलीपुरद्वार, अलीपुरद्वार सर्वाधिक जिसको कहते हैं ना, बीजेपी का संगठन यहाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत स्थिति में। कूच बिहार, कूच बिहार भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में 21 में भी थी, इस बार वो और ज्यादा बेहतर करती दिख रही है। साउथ दिनाजपुर और इसमें उत्तर दिनाजपुर नहीं दिख रहा है। नहीं अच्छा ऊपर था, ठीक है। हाँ, ये दोनों ही बीजेपी के लिए बहुत संभावना वाली जगह है। मुर्शिदाबाद तो कोई कहने की बात ही नहीं, बीजेपी पिछली बार का जो 2 था वो भी आंकड़ा ले आ पाए तो बड़ी बात। पुरुलिया में मतलब टीएमसी के लिए प्लस है, लेकिन एक बीजेपी कोशिश कर रही है लड़ाई में। नहीं, पर पुरुलिया में फिर भी बीजेपी की जगह है, कोशिश कर रही है वो, लेकिन उतना बांकुड़ा टीएमसी है। और झारग्राम में झालमुड़ी खाने के बाद भी अभी बीजेपी टीएमसी है, ज्यादा स्ट्रांग टीएमसी नहीं है वहां पर, टीएमसी है यहाँ ज्यादा स्ट्रांग तो मोटा मोटा क्या है, तो ये बराबर, ये तो मुझे तो बराबर सुनाई दिया टीएमसी और बीजेपी। नहीं, बराबर नहीं है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। आवाज की बात आप उस तरह से अगर देखेंगे ना नॉर्थ बंगाल का अगर आप पूरा एरिया देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्रांग है, जंगल महल के एरिया स्ट्रांग है, जैसे तो ये सारे एरिया स्ट्रांग हैं बीजेपी के। ठीक है, और वहां पे आप टीएमसी बहुत ज्यादा अच्छा करेगी ऐसा नहीं माना भाई। इसको अब अभी जो अमित शाह की बात सुनिए, 152 में 110, आप 69 सीट्स मान लीजिए नॉर्थ बंगाल, पूछा मैंने आपसे ये, आप 69 सीट्स मान लीजिए नॉर्थ बंगाल और हिली एरिया, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सारे एरिया, यहां पर बीजेपी बहुत अच्छी सीटें लेके जाएगी। और दूसरा कूच बिहार, सॉरी जंगल महल, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, वहां पे बहुत अच्छा काम भी है, इसलिए भी वहां बीजेपी पिछली बार भी अच्छा किया था, मतलब उतना नहीं पर अब मैं आपको बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बयान इसमें मैं थोड़ा सा नंबर के लिहाज से, क्योंकि 152 सीट है, 152 में 109 सीट है जहां बीजेपी जीतने के लिए लड़ रही है। 7 सीटें हैं जहां जीत सकती है, जिसको हम मुस्लिम डोमिनेटेड में से कह रहे हैं, वरना 109 सीट है। तो 109 और 7 जोड़ लें तो 116 में से बीजेपी को जीतना है। इसीलिए जब 110 का आंकड़ा अमित शाह देते हैं तो मुझे वो थोड़ा सा अनअचीवेबल लगता है। अब ठीक है, 101 में से 89 बिहार में जीती है, महाराष्ट्र में अभी उसी तरह से जीती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो वोटिंग हुई और जिस तरह से लड़ाई दिख रही है, 90-100 का आंकड़ा वो अचीवेबल लगता है। 110 थोड़ा सा 20 सीटें कम हो गई अमित शाह जी की, यहाँ खड़े खड़े। चले ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा मैथ एंड केमिस्ट्री की। क्यों बीजेपी कॉन्फिडेंट है, उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? तो शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बंगाल के सबसे बड़े बीजेपी लीडर है। दिलीप घोष वो आदमी हैं जिन्होंने बीजेपी को 3 से 77 पर पिछले इलेक्शन में पहुंचाया था। बीजेपी के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता वही होते थे, पार्टी प्रेसिडेंट। आज भी बड़े नेता हैं, सीनियर अध्यक्ष नेता नहीं है, लेकिन और चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो अब दोनों ने कॉमन बात की, एक ही बात की, मतलब बीजेपी का प्ले वही है। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के फेवर में मुस्लिम वोट हर इलेक्शन में पड़ता था और पिछले इलेक्शन में वो मैक्सिमम कंसोलिडेशन पर जा चुका है। अब किसी को 90-95% वोट मिल जाए एक समुदाय का, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा टीएमसी को इससे ज्यादा मुस्लिम वोट मिल ही नहीं सकता, जो कि 30% है पूरे स्टेट में। इसीलिए वो कह रहे हैं जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो बीजेपी के समर्थकों का बढ़ा है और इसीलिए बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी। तो बीजेपी का वोट क्या है, हम भी बात करते थे, 70% हिंदू मोटा मोटा, बीजेपी को सारा वोट उसी में से लाना है। ऑलरेडी बीजेपी उसमें 50% से ज्यादा वोट लेती है। तो क्या हिंदू वोट बीजेपी का नीचे जाना चाहिए या ऊपर बढ़ना चाहिए? जब सारे लोग एक मत हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, तो जवाब है कि बीजेपी का हिंदू वोट बढ़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें कितना हिंदू वोट की जरूरत है और वो हम कैसे अचीव करेंगे। ये पहले आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे हैं। हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। तो
इन्होंने दो बातें कही कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन होगा, हमें 85% वोट मिलेगा। अब वो थोड़ा अतिरेक में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, अगर जीत गए तो सबसे पहले नंबर उनका है। लेकिन फिर उन्होंने कहा सीपीएम का भी जो लूज हिंदू वोट था वो उसने भी इस बार राम जी के नाम पे वोट कर दिया है। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू वोट 57% तक भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। मैं 2021 का आंकड़ा दे दूं, 53% था। हाँ, 2021 में 53% था, कहीं कहीं पर वो आंकड़ा 57% भी आया, हो सकता है। यानी कि 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट मिल रहा है। ममता बनर्जी का सक्सेस इसी में था कि जो हिंदू वोट था उसको स्प्लिट कर देती थी, और 33% मुसलमानों का वोट तो उनके साथ अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 20% से लेकर के 40%, 60%, 62%। आप मुर्शिदाबाद वगैरह देखें तो पूरा का पूरा एकदम पूरा शिफ्ट, उत्तरी दिनाजपुर देखें तो पूरा का पूरा 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दोनों जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट, मालदा पूरी के पूरे उनके साथ। तो वो चीजें उनके साथ रही हैं। मुस्लिम वोट वाकई कंसोलिडेटेड था, और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था, इस चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू वोट कितना कंसोलिडेट करता है। यदि हिंदू वोट 60% से ज्यादा बढ़ जाता है, 70% के आसपास पहुंच जाता है, ये तो कह रहे हैं 85%, यदि 70% भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोट निकल आते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत से बंगाल के चुनाव को जीत कल मैं उनको सुन रहा था, प्रदीप गुप्ता जी को, जो एक्सेस माई इंडिया एक्सेस वाले सर्वे वाले हैं, तो वो ये कह रहे थे कि भाई अब लोग कहते हैं कि 10% वोट का गैप है, ये वोट को, इस गैप को कैसे पाटेगी भारतीय जनता पार्टी। 2021 में 38 और 48% वोट मिले थे, तो उन्होंने कहा इसको 10% मत पढ़िए, उन्होंने कहा मैं इसको 6% पढ़ूं। मैं इसको थोड़ा सा डिकोड कर दूं। देखिए, जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें आप देखेंगे कि जब ममता बनर्जी जीतती थी तो 51,000 वोट से जीतती थी। 20-20% का गैप होता था, 20-20% का वोट का गैप होता था। और जो हिंदू वोटों का जहां पर हिंदू वोट ज्यादा हुआ करते थे, वहां पर 5,000 का है, 10,000 का है, 1,000 के भी वोट का है, 2,000 वोट का भी है। वोट ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसोलिडेशन वो एवरेज को प्रभावित कर देता है। एक लार्ज बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई 5% वोट शिफ्ट हुआ, मान लो कि ममता का 5% वोट बीजेपी ने ले लिया, बिल्कुल, तो बराबर हो गए वोट में। बिल्कुल, उसके ऊपर 1-2% की लड़ाई है बीजेपी की, मतलब एक्चुअल अगर जीतना है तो वोट बराबर करने के बाद। सो बीजेपी को 6% वोट रफली वो ऐड करना है। अब आप इसको देखिए, अब क्योंकि हिंदू वोट ही मिलता है, बीजेपी को एग्जैक्टली 53% हिंदू वोट मिला था पिछली बार। अब अगर ओवरऑल में बीजेपी को अपना वोट शेयर 6% बढ़ाना है, 7% बढ़ाना है, तो उसको 64% हिंदू वोट चाहिए। मतलब 100 में 64-65 लोग हिंदू वो बीजेपी को वोट करें। क्या ये पॉसिबल है? अब केवल इतना ही सवाल है, क्या बीजेपी को 60-65 हिंदुओं ने वोट किया 100 में से? अगर किया है तो कोई शक नहीं कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब आते हैं दूसरे दिलीप घोष की बात पर। दिलीप घोष ने एग्जैक्टली यही बात बोली। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जितना वोट पिछली बार था वो वोट, और उन्होंने थोड़ी बैलेंस नंबर दिया, इनकी तरह 85% वोट नहीं बोला, उन्होंने कहा वो वोट बढ़ना ही है, और ममता जी इससे बढ़ के कहीं ऊपर जा नहीं सकती। देखिए मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले इलेक्शन में 55% से ज़्यादा हिंदू वोट हमारे साथ थे, उसको और 10% बढ़ाना है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पोलिंग इस बार बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिंदू डर डर के जी रहे हैं बंगाल में। आपको मालूम होगा, ये जो वाकफ बोर्ड वाला कानून पारित हुआ, उससे बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू को पलायन करना पड़ा गंगा पार करके मालदा में। जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे धर्म और प्राण बचाने के लिए, आज उनको बंगाल में एक जिला से दूसरा जिला भटकना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मंदिर फूंक दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हिंदू का प्रॉपर्टी दुकान में आग लगाया गया। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार घटना हमने देखा है साल 1.5 साल, यहाँ भी वही घटना हो रही है। तो हिंदू आज बहुत चिंतित है, डरे हुए हैं। उन लोगों ने इसीलिए परिवर्तन का वोटिंग किया है। तो ये कह रहे हैं हमको बस 10% हिंदू वोट बढ़ाना है और वो काम हो जाएगा, और वो काम हो गया। त्रिपाठी जी, आप सहमत हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में हम हिंदू मतदाता की बात कर रहे हैं, ये अगर सुनाई देने लगा और वहां के लोग इस पर रिएक्ट करने लगे तो भाजपा को सफलता मिल गई। हम अभी
2016 के चुनाव में जब ये सब बात भी करते थे ना, तो लगता था कह रहे ये कैसे, ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी भी ये बात करते हैं ना कि अच्छा बंगाली अलग है, हिंदू अलग है। ये भी कहा जाता है ना कि जय श्री राम अलग है, जय काली ये अलग है, लेकिन वो तो एक जैसा सुनाई देने लगा है। तो पहली वाली जो सफलता थी वो तो हासिल कर ली। अब थ्रेशोल्ड के बाद दूसरा क्या है? क्या हिंदू मतदाता 60-65% आप कह रहे हैं? मुझे लगता है जिस तरह की चीजें दिख रही हैं और वहां जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां जो चीजें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उनसे बातचीत करने के बाद जो मेरी समझ बनी है, 70% हिंदू मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करेगा। और एक और बात मैं कहूं, आप सबसे अच्छा जो कहते हैं ना कि किसी को पकड़ना है तो जरा उसका जो विरोधी है उसको पकड़िए तो समझ में आएगा, पकड़ ठीक लगेगी। लेफ्ट पार्टी के किसी बंगाल के नेता से आप बात कीजिए, वहां लेफ्ट पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी हमारे लिए कोई गुंजाइश बनने वाली नहीं। बिल्कुल। और ये आपको मतलब वो कहते ही यही हैं। बिल्कुल सही। और वो कह रहे हैं कि ममता जी का वैसे भी जा रहा। और एक चीज जिस पर बहुत कम चर्चा हुई, आज थोड़ा सा कोशिश की अमित शाह ने लास्ट में छूने की, ये शायद ये भी रणनीतिक रहा होगा, ममता जाएंगी, अब जो कुछ भी होगा वो अभिषेक को करना है। ये आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने ये बोला है। दरअसल जो बंगाल में एक बड़ा वर्ग था वो ममता जी से जुड़ा है, वो अभिषेक बनर्जी को न जानता है न पसंद करता है। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे ऐसा उसकी कल्पना में भी नहीं है। और जो एक जिसको बार बार कहा जाता है तोलेबाजी, जो एक सिंडिकेट क्लब, वो खतरा उनको बढ़ता दिखता है। ये भी एक बड़ी वजह होगी जो 70% वाला आंकड़ा है वो अचीव होता है। आपने कहा 70% हिंदू वोट बीजेपी, मुझे लगता है लेफ्ट वाली बात पर तो अभी वो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि इस बार तो लेफ्ट के साथ भी जो हिंदू वोट बचा था वो भी इस बार हमारे साथ आ गया। उन्होंने पर्टिकुलरली लेफ्ट का नाम लेकर के इस बात को जो है वो कहा है। सर, इस सारी हिंदू वोट गणित में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है और हिंदू वोट ही नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे होगा? लेकिन इसकी मैथमेटिक्स मेरे को थोड़ी कम समझ आती है। मैं समझ रहा हूँ कि 50% वोट, 52% वोट बीजेपी को हिंदुओं को मिला है। हाँ, इतना ही मिला है ना? वैसे वो भी बहुत बड़ा वोट है। हिंदू यदि 50%, 52% वोट किसी एक पार्टी को दे तो ये भी बहुत बड़ा वोट है। इसको एकमुश्त वोट के तौर पे मैं देखता हूँ। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का वोटर परसेंटेज देखिए, उसमें 70% हिंदू हैं, है ना? और यदि हिंदुओं का मतलब बीजेपी को 10% वोट बढ़ाना है, यानी 60% वोट चाहिए उसे, तो करीब करीब 80% वोट होना चाहिए ना उसके पास हिंदुओं का। नहीं, बीजेपी को 44-45% ओवरऑल वोट लेने के लिए वहां हिंदुओं का 65% वोट चाहिए। 65% वोट चाहिए तो 15% वोट करीब करीब हो गए। 10% मान लीजिए, 10% बढ़ाना है, वोट बढ़ा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुओं का वोट बढ़ा है। अब कितना बड़ा मैं नहीं कह सकता कि कितना हुआ है। सूरत की ट्रेन में कितने आए, दिल्ली की ट्रेन से कितने पहुंचे, मुंबई की ट्रेन से कितने पहुंचे, कितने परसेंट पहुंचे? ट्रेन में गया वाला है, गया है, वही सिर्फ वोट लेकिन हिंदू वोटर बड़ा है। वहाँ हिंदू है वो भी वोट किया है ना। मैं फिर एक बार एक लाइन में हिंदू का वोटर जो है वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई नहीं है। क्योंकि मैंने कल ये सारा एक्सरसाइज की थी कैलकुलेटर हाथ में लेके। प्रदेश में 45% वोट लेने के लिए भाजपा को हिंदुओं का 64+ वोट चाहिए। सिंपल 65% समझ लीजिए, 64% ही मान लीजिए, ठीक है। कितना वोट चाहिए? दैट हाँ, मींस तो 10% ये बड़ा स्केल। इज दैट पॉसिबल? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ा बहुत है वोट। अब कितना बढ़ा है नहीं कह सकते। 10% बढ़ गया होगा, हिंदुओं में बढ़ा है। जो बढ़ा है वो हिंदुओं में बढ़ा है वोट, और वही वोट बीजेपी 10% हिंदू वोट बढ़ा सकती है। देखिए, हिंदुओं का वोट बढ़ा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। पर लेकिन देखिए, अगर बाकी पार्टियों को मिला लूं, लेफ्ट को मिला लूं 4 पॉइंट समथिंग, कांग्रेस को मिला लूं 1 पॉइंट समथिंग, 13% है सर टीएमसी। मतलब 9% मैं मोटा मोटा मांग लेता हूँ। 9% वोट है, तो वो वोट किस साइड गया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का और लेफ्ट का कोई आधार बचा। वो बढ़ा या घटा? उनका तो घटा है, घटेगा, उनका तो घटा ही। अब मैं एक चीज और बोल दूंगा यहाँ पे, ऐड कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट वन फैक्ट बस, क्योंकि आपने कह दिया तो मेरे पास था ये डेटा और ये इंपॉर्टेंट है। टीएमसी बीजेपी को छोड़ के 13% वोट गया औरों को। उसमें जितनी जो पार्टियां थी, सीपीएम, कांग्रेस, उन सबको 10% वोट मिला था और बाकी इंडिपेंडेंट वगैरह। मैंने वही बोला 9% कुछ के। तो अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि पिछले चुनाव में मान लीजिए कि जाएगा उनको 5%, तो जो भी पार्टीज है उनके पास इतना मैं एक वोट चीज तो और जाएगा, इसमें ऐड करना 13% से। पिछली बार क्या हुआ था? नॉर्थ पर 24 परगना 73.46% हिंदू पॉपुलेशन, 33 में से 28 सीटें टीएमसी। पश्चिम मेदिनीपुर 85.52%, 15 में से 13 सीटें टीएमसी। हुगली 82.89%, 18 में से 14 सीटें। ऐसे मैं गिना सकता हूं। ये सारे हिंदू बहुल्य इलाके हैं।
लेकिन इस बार उस वोटिंग में बदलाव आया सर। मैं ये बोल रहा हूँ, पिछली बार वो कितना हिंदू बदलाव? वोट ने कितना टीएमसी को बदलाव? दिया। नहीं तो क्या इस 110 बार का आंकड़ा पार ही जो नहीं हम बात करेगा। करते हैं ना, हाँ, हिंदू वोट इस 65% बार हिंदू बीजेपी वोट के कर पास देगा। गया। मैं कह रहा हूँ जो 65% हम कह रहे हैं कि 65% हिंदू वोट जाएगा, क्या इतना वोट हिंदू का जाएगा उधर? देखिए ये- दूसरी बात भी नहीं ये- है, आपने जो डेटा दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहीं 4 हिंदू बढ़ के और वोट कर दे तो उससे बीजेपी को फायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं उसको तो होगा। वहां वोट चाहिए जहां सीटें उसको नहीं मिलती। नहीं मिलती हैं। मैं वही क्या चीजें वो बता होगा? रहा हूँ। हाँ, वो- कोलकाता नहीं, में बात- कोलकाता में बात समझ में 76.51% हिंदू, 11 की 11 सीटें टीएमसी। ठीक ठीक करने लगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक कितना बात बता? कर रहे हैं आप। और वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अभी जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है यानी सेकंड फेज, उसकी ये सीटें हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो सीधे सीधे क्या है, जिसको वहां समझने के लिहाज से कहा जाता है ग्रेटर कोलकाता, मतलब कोलकाता के साथ जो ये सीटें जुड़कर आती। भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर इसीलिए है। और एक बात जो बार बार कही जा रही है कि वहां पर अभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो सत्ता में है, जिसको सो कॉल्ड भद्र लोग कहते हैं, वो 21 के चुनाव में भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं आया। क्या वो इस बार आएगा? अगर वो आएगा तो ये ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें हैं उसमें फर्क दिखेगा। और इसीलिए हम जो कह रहे हैं ना कि 142 में से क्या 17 जीतेगी, अच्छा चलो डबल कर लो, 30 कर लो, 34 कर लो, क्या ये नंबर 40-50 के ऊपर जा सकता है? मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, जितनी मैंने हिंदू जो population है, इलाके उसके लिहाज बताए, से। जो मैंने इलाके बताए वो सिर्फ सेकंड फेज के नहीं है, फर्स्ट फेज के भी हैं। नहीं, मैं 24 overall परगना कह की रहा अगर हूं। मैं सर, बात इस बार कर के रहा हूं, इलेक्शन में एक मिदनीपुर बात का की बात फर्क कर रहा हूं, तो वो समझ- फर्स्ट फेज के भी नहीं, बात इस बार के इलेक्शन में एक फर्क समझिए। ममता जी तो हिंदू वोट मिल रहा था इसीलिए तो जीती नहीं तो बिना केवल उस उनको वोट के 30% हिंदू वोट मिलता था। लेकिन इस बार वो बदलाव दिख रहा है कि वो हिंदू वोट पूरी तरह से ममता जी के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब वो कितना शिफ्ट होगा उसी से तो मैं उतना ही बोल रहा हूं। चुनाव बदलने मैं वाला उतना है। ही बोल रहा हूं। ममता जी को मैं 30% उतना ही बोल रहा हूं कि क्या वोट मिला है। हाँ, नहीं तो उसके बिना जीत ही नहीं सकते। मैं उतना ही बोल रहा हूं कि 30% तो बहुत है ना, 30% मैं 25% यही बोल रहा हूं कि क्या 13% वोट हिंदू और बढ़ जाएगा? सारा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सारा- दूसरे राज्यों में क्या है ना, आप जाति के लिहाज से बात करते हैं। ये जो बुरा था, जैसे कहते हैं ना बंगाली, तो वो जो बंगाली है वो हिंदू बंगाली की आइडेंटिटी है, तो वो वहां उसको नुकसान नहीं किया, चाहे SC ST OBC फलाना धमाका, वो वाला नहीं गिनना है उसको। और जो SC ST वाली सीट्स हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से Already इसको कहें strong कि ज्यादा स्ट्रांग होल्ड अपना बना है। तो मैं कह रहा हूं मतलब संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं कि वो कहां से मैं भी संभावनाओं पे सर, बात कर रहा हूं। ये ममता जितने- बनर्जी ने जितने- जो हिंदू पॉपुलेशन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, मंदिर बनाने की, फलाने, आपको लगता है उसका भी कोई असर नहीं फिर पड़ेगा? इसका तो राहुल गांधी ने जवाब दे दिया कि ममता जी ने पोलराइजेशन नहीं तो किया, राहुल गांधी तो बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करते ना वहां पे फिर। ऐसा नहीं हो सकता ये- कि एक पश्चिम seriously बंगाल। ले उनको और दूसरे दिन ना ले। ये पूरा का पूरा डिस्कशन के बाद मुझे 2014 का लोकसभा का चुनाव याद आ जाता है। और आज के दिन में बड़े स्वनाम धन्य पत्रकार, बौद्धिक लोग आज आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते, वो ऐसे ही गिनाते थे 124 से कितना जाएगी भारतीय जनता पार्टी? बहुत होगा तो 200 के आसपास। नहीं सर, आप तो सुने- उदार हो गए। सुने नहीं 160 से आगे वो जाते ही नहीं था। हमारी तो कई जगह नहीं बहस हुई है इस पर। कहा, कई बार तो कहते थे, अरे मैक्सिमम होगा तो 200 सीटें। फिर भी उनको उनके साथ आकर के खड़ा, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है चुनाव में, सरकार नहीं बना पाएगी, मेजोरिटी नहीं पाएगी। मेजोरिटी नहीं बना पाएगी। यही हाल उत्तर प्रदेश को लेकर के होता था, सरकार नहीं बना पाएगी। जब परिवर्तन होता है ना, तो ये ममता के लिए भी था। ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल मुसलमानों का वोट इतना शिफ्ट कर जाएगा? आप जरा देखिए, 37% से एकाएक पूरी तरीके से शिफ्ट कर करके, और ममता बनर्जी के पक्ष में पूरे का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट कर जाता है। कभी भी सीपीएम ने सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा कि मुसलमान उसको छोड़ करके उसके साथ चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। नहीं, लेकिन आपको ये पर अच्छी मेरा याद ये है, भी बोलता बिल्कुल सही बात कर रहे हैं 2014 के प्रोफेसर चुनाव साहब में कि 2014 के चुनाव में टीएमसी को कितना वोट मिला था? मैं तो 39 पॉइंट समथिंग। 39%। नहीं, मैं दूसरी तो बात कर फिर रहा हूँ आप कि प्रोफेसर साहब को यहाँ पे वेस्ट बंगाल की 2014 बात हो रही है, यहाँ पूरे देश बिल्कुल की ठीक बात से नहीं हो रही, याद ये है। बहुत अच्छा है एक पूरे सेकंड, देश विजय जी, नहीं, एक लाइन में मैं सर, सिर्फ एक आपने जिसका कहा ना कि 82% यहां पर हिंदू है, क्या ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेकिन यदि वो 70% हिंदुओं के साथ, यदि बीजेपी के साथ चला जाता है, तो जो आप कह रहे हैं कि 32 में से 30 सीटें जीत करके आई है, वो 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, जाएंगी। बोलिए सर। नहीं, मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ, प्रोफेसर साहब को बिल्कुल ठीक याद है 2014 में ऐसे लोग बात कर रहे थे, लेकिन 2024 भी याद रहना चाहिए आपको। नहीं बिल्कुल, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि ऐसा होता है, नहीं सब कुछ हो हमें सकता है। 2024 का भी ज्ञान है सर।
जो बिल्कुल लोग आपने सही 400 कहा। का हिसाब लगा चुके थे 79 सीट्स का उत्तर अच्छा, प्रदेश इसमें हमने कहीं जो है वो सर भी कांग्रेस कहाँ की और पहुंचे अभी हैं? उसकी बात नहीं की उनको है, भी याद लेफ्ट रखना की बात चाहिए। नहीं की है। मैं फिर दोहरा रहा हूं जो अभी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लेफ्ट के हिंदू वोटर ने भी जय श्री राम कर लिया इस बार, मतलब वो हमारी तरफ आ गए। कांग्रेस को लगभग 3% वोट मिला था और लेफ्ट को अगर आप मान लें तो लगभग ये 5 और ये 6 7%, 7-7.5% लेफ्ट का जो है सारी पार्टियों को मिला करके वो वोट था। वो कहां चला जाएगा इस बार? विजय जी बताएं, अभी आप क्योंकि कह रहे हैं। अभी किसी एक बीजेपी के पास मैं ये कह रहा हूँ जो देखिए, 13% पॉलिटिकल एनालिस्ट ने अभी देख ये जरूरी है, दोनों सुन के एक बात पॉलिटिकल एनालिस्ट ने तुरंत सुन करके आपकी कहानी को कहता है त्रिपुरा में बीजेपी 0 in 2013, 36 in सही। 2010। हाँ, ये कांग्रेस लेफ्ट इनका क्या मैं ये होगा? कह रहा हूँ कि जो 13% वोट हम लोग मान रहे हैं उसको मैं 5% वोट पर ले आता हूँ भाई इतना वोट मिल सकता है उनको, वो रिटेन कर लेंगे। वो रिटेन कर लेंगे, बाकी वोट में मैक्सिमम वोट बीजेपी के पास ही जाएगा। 5% प्लस ये वोट परसेंटेज जो बढ़ना है इस चुनाव में वो बीजेपी के लिए बढ़ना है। मुझे ममता बनर्जी के लिए वोट बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही इस चुनाव में। जितना रहेगा उसमें से कितना वोट बीजेपी निकाल सकती है उससे चुनाव का नतीजा तय 4-5% वोट तो ये इन पार्टियों का बीजेपी लेगी। ले सकती है। बिल्कुल लेगी, बिल्कुल लेगी। और मुझे तो कोई संदेह नहीं दिख रहा है। मैं देखिए, मतलब कल मैं भी एक बार सोच रहा था कि भाई आप कैसे, दरअसल हम लोग जब तृणमूल ब्रैकेट में कांग्रेस का सोचते वोट हैं परसेंट तो इस बार ब्रैकेट क्या है? 36%, ब्रैकेट ये है कि 40% बंगाल में के बीच में बीजेपी रहेगा। कितना बढ़ेगी, तो 3 से 77 वाला याद आता है। और 38% वोट 10 से 38 हुआ है। होने को तो कुछ भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग ना पसंद करें, तो जैसे 19 में हुआ था 24 में सीटें घट गई थी, 18 से 12 रहेगी, तो ये हो सकता है। लेकिन जो मोमेंटम दिख रहा है वो बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। और ये भी तो वोट जिसको कहते हैं हर्षवर्धन जी, ये भी ना, तो हो सकता है कि जो वोट परसेंट ममता जी को मिला था 2021 में, वो वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी को आए और रिवर्स करके तृणमूल कांग्रेस के पास हो जाए। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नहीं, मैं देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि बदलाव- हम अभी आकलन ही कर रहे हैं नहीं, और आकलन हम लोग मैं आकलन समझ कर रहा रहे हैं कि हम इतने कंजर्वेटिव बेस लेवल पर लेकर नहीं, के मैं आकर एक लाइन कह रहा हूं कि बदलाव यदि तय हो जाए तो उसमें मैथमेटिक्स काम ना- नहीं बिल्कुल नहीं, सही, बिल्कुल, बिल्कुल बस सही। ये sentiment बात काम इसको है ना, करता है। सेंटिमेंट इस पर हम भी सहमत हैं आपसे। है ना। हाँ, इसमें कोई वो बात इस पर हम नहीं। भी अंत में तो सहमत विजय हैं जी से हम लोग सहमत ही हैं, वही तो कह रहे हैं सेंटीमेंट। बस ये है कि हिंदू 70% वोट जब एक साथ हो जाए फिर तो वो आप देखिए, कम्युनलाइज नहीं होता, हमारी जब बात हो गई थी इसी पे हो जाता है। पोलराइज नहीं, सर, पोलराइज जब सहमत हमारी हो- बात हो गई इसी। अब बात पहले बंगाल की बात कर रहे हैं ना, आज थोड़ा डीप डाइव हो रही है सारे डेटा के अंदर और क्या सारे लोग दावे कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक रिकैप। अमित शाह ने आप पहले फेज की वोटिंग के बाद दावा किया कि हम 152 में से 110 सीटें पहले चरण में ही जीत रहे हैं और हमारी सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनना तय है। उन्होंने कहा मुझे तो सुनामी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि अब ममता राज का अंत जो है वो सुनिश्चित कर दिया है पहले चरण के बाद मतदाताओं ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने कल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पदयात्रा निकाली, एक पैदल मार्च किया। उनका कैंपेन का यही स्टाइल है। तो ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तस्वीर है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सारा फोकस सेकंड फेज पर आ चुका है और वो कल आज उनकी 2 रैलियां हैं। उसके अलावा कल उन्होंने एक बोट राइड भी किया। कल वो बेलूर मठ वहां भी गए थे वो। तो अब सब दूसरे चरण की 142 सीटों पर सबका ध्यान आ चुका है, जिसमें ममता जी की अपनी सीट भी है। अब यहां क्या होगा, तो कुछ डेटा आपको मैं दे रहा हूं। बैटल ऑफ बंगाल का सेकंड फेज में बंगाल की लड़ाई एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा कड़ी होगी, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी के पास इन 142 में से इन सीटों पर केवल 12.67% वोट मिला था। टोटल कितना उसका वोट था? 38%। इन 142 सीटों पर कितना वोट पड़ा था? सीट है, ये 12% सीट है, 12% सीट है टोटल वाली सीट। अरे 12% सीटें मिली थी, टोटल का 18। हाँ। टीएमसी के पास 86.61% सीट थी। मतलब टीएमसी का सेकंड फेज में अपर हैंड बिल्कुल है। और अगर टीएमसी को अपना वोट बैंक और सरकार इंटैक्ट रखनी है तो ये उसको उसी तरीके से जीतना पड़ेगा। सेकंड फेज में अगर हम रीजन वाइज बात करें तो इसमें 2 मोटे मोटे रीजन है, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता। साउथ बंगाल में टोटल 107 सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 89 सीटें टीएमसी को मिली थी। ग्रेटर कोलकाता में टीएमसी इतनी मजबूत है कि वहां 35 में से 34 सीटें टीएमसी जीती, 1 सीट केवल एक अन्य के खाते में गई थी। यहां तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। तो यही बात ब्रेक से पहले हो भी रही थी और विजय जी इस बात को कह रहे थे कि ये दूसरे चरण का खेल जो है
दरअसल ये तय करेगा कि बीजेपी क्या वाकई परिवर्तन ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। वो सारा नंबर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हो। जो मैं कंफ्यूजन में वोट आपको बता रहा था वो परसेंटेज ऑफ सीट्स, ये परसेंटेज ऑफ सीट्स की बात है। तो ओवरऑल 142 में 18 सीटें मात्र बीजेपी को इसमें मिली थी। अब इसको आप दुगना कर दें, तिगना कर 3 गुना भी कर देंगे तो 51 सीटें, लेकिन तब भी 100 सीटों के करीब चाहिए पहले फेज में बीजेपी को। अगर सेकंड फेज में 3 गुना सीटें भी जीत जाती है तो, और वो वैसे इलाके हैं खासकर जैसे ग्रेटर कोलकाता आपने देखा जहां खाता ही नहीं है 34-35 सीट में एक भी सीट नहीं है बीजेपी के पास। तो मतलब सामने वाला वहां पर इतना मजबूत है। फिर ये काम कैसे होगा? फिर मैं बीजेपी के एक नेता की बात आपको सुना रहा हूं, दिलीप घोष की बात। दिलीप घोष का कहना है कि इस बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े स्ट्रांग होल्ड में हारेंगी, उनको कोलकाता में झटका लगेगा। क्यों? दिलीप घोष का दावा है कि एसआईआर के दौरान कोलकाता रीजन में सबसे ज्यादा वोट कटे जो फर्जी वोट थे, और इसी की बदौलत ममता बनर्जी यहां पर एक तरफा जीतती थी। इस बार वो फर्जी वोट ममता बनर्जी को बचाने के लिए मौजूद नहीं है। कोलकाता आसपास और बांग्लादेश बॉर्डर के जो सीट्स है उसमें देखिए एसआईआर में सबसे ज़्यादा नाम कटा है। क्यों? ये ज़्यादातर फर्जी नाम थे या तो बांग्लादेशी नाम थे। बहुत लोगों ने पेपर भी जमा किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो नाम कटा है। और ममता बनर्जी की पार्टी इसी फर्जी वोट से जीत के आती थी। अब वो वोट नहीं रहेगा और इसीलिए वहाँ इस फर्जी वोटों में फॉल्स वोटिंग होती थी, ये भी उनको सुविधा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम आई तो वहाँ हार गई। क्यों? मात्र 10,000 वोट वहाँ कटा इस बार, डेथ वोट। और भवानीपुर में फॉर्म फिलअप में 45,000 वोट कट गया था, बाद में और कटा है। तो यही सब वोटिंग में फॉल्स वोट करके वो लोग जीतते हैं। अब वो सुविधा नहीं मिलेगा। अगर फैक्ट पे जाएंगे तो उनकी ये बात ठीक है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा वोट कटे, मतलब कोलकाता रीजन में और बॉर्डर जो एरियाज हैं वहां सबसे ज्यादा वोट एसआईआर के अंदर कटे हैं। लेकिन क्या, और भवानीपुर में ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सच में 45,000 वोट कटे हैं, और वो कम बता रहे हैं क्योंकि वो 45,000 तो वो हैं जो एसआईआर के पहले चरण में कट गए थे। उसके बाद डाउटफुल वोटर वाला जो कैटेगरी है उसमें से भी बहुत सारे वोट ममता बनर्जी की अपनी सीट पर वो डाउटफुल कैटेगरी में आकर वो लोग भी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो उस एक सीट को छोड़ दें, वो इलाका जहां 35 में 34 सीट टीएमसी जीतती हो वहां बीजेपी जो है रिवर्स मतलब बीजेपी अपर हैंड ले लेगी, एज ले लेगी। क्या एसआईआर से इतना मुमकिन है? एक बार विजय जी, जो दिलीप घोष ने कहा, मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा मानना यह है कि यदि बंगाल ने बदलाव तय कर लिया तब तो मुमकिन है। एसआईआर का बड़ा असर होगा। आप सोचिए 2021 में करीब 68,000 वोटों से जीती थी ममता जी वहाँ, और उसमें से 58,000 से, और 50,000 वोट कट गए इस बार। उसमें से वो मान लीजिए सारे ना भी हों, 40,000 वोट भी हों, तो एक बड़ी मुश्किल हो गई है। और दूसरा, लोकसभा चुनाव में वो लीड बहुत कम हो गई थी, 8,000 वोटों की ममता जी के लिए। तो भवानीपुर भी कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये जो पूरी 142 सीटें हैं ये तभी बदल सकती हैं जब बंगाल की जनता तय कर ले कि वो बदलाव लाना चाहती है और इस सरकार को हटाना चाहती है। इसके अलावा कोई बड़े कारण मिलकर इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते इस वाले फेज में। कम से कम एसआईआर का बहुत असर हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा असर नहीं। 87% सीटें वही कह रहा हूं ना, तो इसलिए वो तभी हो सकता है कि जब तय कर लिया जाए कि नहीं, ये सरकार नहीं रहनी। अब जो अमित शाह जी कह रहे थे अगर सुनामी है तो फिर वो यहाँ चाहिए जहां जरूरत है उस सुनामी की। सर, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट नहीं है, स्टेटमेंट है। असेसमेंट भी नहीं मानते। असेसमेंट को और स्टेटमेंट को फर्क तो है, लेकिन आप कह रहे हैं वो असेसमेंट नहीं है उनका, वो स्टेटमेंट है। नहीं, अमित शाह जी ने तो 200 सीट भी कही थी 2021 में। प्रोफेसर साहब अकेले पड़ गए। नहीं, मैं अकेला नहीं। विजय जी की बातों का मैं सम्मान करता हूँ। कई बार स्टेटमेंट से ही शुरू होता है, प्रेमाइस तो हमेशा स्टेटमेंट से ही शुरू होता है ना। वो कन्वर्ट जब कर जाता है रियलिटी में, 2014 में कन्वर्ट कर गया था, 2019 में कन्वर्ट कर गया था, और कभी कभी जो हम कहते हैं कि एक आध बार एक्सेप्शन भी हो जाता, 2024 में नहीं वो कन्वर्ट कर पाया। ये खास तौर पे जो अब रही मुद्दे जो पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग है बंगाल का, वही नहीं वोट करता। देखिए, दो हिस्सों में इसको बांट दीजिए। एक तो ग्रेटर कलकत्ता वाली बात बांट लीजिए, और साउथ बंगाल, दो हिस्सों में इसको बांट लीजिए। जो साउथ बंगाल की जो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको आप देखेंगे तो बाई एंड लार्ज सेमी अर्बन और रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां पर वहां एक तो मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है वहां पर, और फिर जो है वो अर्बन इलाके में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती है,
और रूरल बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उनका प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जैसा विजय जी ने कहा, एसआईआर बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, जो ग्रेटर कलकत्ता में भी काम करेगा और साउथ बंगाल के लिए भी काम करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये जिस प्रकार से हम फर्स्ट फेज में देख रहे हैं उस प्रकार की सुनामी नहीं रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 110 के आसपास यदि फर्स्ट पेज में कर लेती है तो उसको थ्रेशोल्ड पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली 60 सीटें मैनेज कर सकती है इस सेकंड फेज के अंदर भी। 60 बिल्कुल 18 से बढ़ के 60 हो सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये जिस प्रकार से आप कलकत्ता को आप देख रहे हैं, कलकत्ता की बात नहीं की आपने, ग्रेटर कलकत्ता की आपको मैं तो ममता बनर्जी हार रही है चुनाव। ममता बनर्जी का तो वोट ही बहुत कट गया, तो वहां तो सबसे बड़ी वजह यही है। ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, ये लिख लीजिए यहाँ पे। हाँ, आपके जैसा जो बंगाली प्रोफेसर वर्ग है वो आ जाएगा बीजेपी को वोट देने? मुझे लगता है कि अंतर पड़ा है। आप इसको तंज के तौर पर मत लीजिए। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, घटना घटी है हिंदुओं के साथ, जो एक बंगाली अस्मिता और बंगाल की संस्कृति के बारे में लगता था कि कंपोजिट कल्चर, हम तो ऐसे नहीं हैं। हमें आप किसी भी बंगाली से पूछिए, पहली बार उनको धक्का लगा है जब उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, किस प्रकार से टेंपल से निकाल के पुजारियों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी साड़ियां और उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं महिलाओं को। ये असर पड़ा है बंगाल के भद्र मानुष पर भी, और पहली बार उनको महसूस हुआ है। मैं उन बंगालियों की बात नहीं कर रहा हूं जो कॉस्मोपॉलिटन एरियाज में बैठे हुए हैं और अभी भी उसी वो जी रहे हैं, अभी भी उनका लब्बो लुआब वैसा ही है। ऐसे भी प्रोफेसरों को मैं जानता हूं और बड़े वो क्लोज हैं मेरे, और उसी प्रकार की बात करते हैं। अभी कंपोजिट कल्चर सारा कंपोजिट कल्चर का बुर्का जो है ना उतर गया बांग्लादेश के अंदर, और उसका आपको असर जो है बंगाल चुनाव पर है। सेकंड फेज 142 सीट्स ग्रेटर कोलकाता रीजन एंड साउथ बंगाल। मैं दो तरह से बात करूंगा कि जैसे विजय जी ने कहा कि अगर जनता ने तय ही कर लिया कि वो पलटेगी तो फिर तो कोई गणित काम नहीं करता। दूसरी बात यह है कि क्या सच में एसआईआर का असर पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि एसआईआर में लगभग 65% हिंदू वोट कटा, गलत नहीं हूं तो मैं, बाकी मुस्लिम वोट कटा। अगर हम ये मानें कि हिंदू जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाले थे या जा रहे हैं, तो हिंदू वोट तो ज़्यादा कट गया एसआईआर में। दूसरी बात ये कि जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, ना केवल विधानसभा का पिछला चुनाव बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी की ग्रेटर कोलकाता में कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं थी। ओके, अब ग्रेटर कोलकाता अचानक बदल देगा, विधानसभा भी और लोकसभा क्या ऐसा हो जाएगा। दूसरा कौन सा डेटा दिया? 24 का, 2024 का 2024 प्री एसआईआर है ना? प्री एसआईआर। ओके, मैंने एसआईआर का आपको बोला ना कि 65% प्री एसआईआर एंड प्री बांग्लादेश मेस। हाँ, या बांग्लादेश में जो हुआ दूसरा साउथ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, साउथ बंगाल माना जाता है टीएमसी का गढ़ है, ये भी माना जाता है कि ऐसा है, लेकिन उसमें नादिया है, मैं जो बोला 24 तो 2019 से अगर आप 2024 के चुनावों को कंपेयर करेंगे लोकसभा की, तो जो 2019 में 40 ऐसी सेगमेंट असेंबली सेगमेंट्स थी जिसमें बीजेपी ने लीड किया था, और 2024 आते आते वो 40 की 40 जो है वो लूज कर गए। इसी कारण 18 से 12 पहुंच गए। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब भी हुआ है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जिन 40 पर वो लीड कर रही थी, वो 40 पर वो दोबारा क्यों नहीं लीड कर सकती है? अरे एक सेकंड, अब मैं आपको ममता जी के स्टेटमेंट वही मुझे कारण बताता है। ये सारी चर्चा हुई, इसमें बिल्कुल ममता कर जी की सकते। बातें नहीं सुनाई दी आपको। मैं आपको उनके दो स्टेटमेंट दिखाता हूं। एक जो मैंने आपको कहा, कल ममता बनर्जी ने ये कहा कि क्या बीजेपी वाले इतने बड़े बोल रहे हैं, क्या ईवीएम में कुछ फिट कर दिया है? और फिर इसके अलावा दो बातें और थी उनकी जिसमें तेवर थोड़े अलग थे। तो पहले ये जरा ईवीएम वाली बात सुनिए ममता जी की, क्यों कहना पड़ा उनको ये। আপনারা এত মহা কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? তা নাহলে এ কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। আর আমি শুনেছি প্রেসের কাছ থেকে, কোনো একটা কমিশনের অফিস থেকে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন খবর খাওয়াচ্ছে 4টে থেকে নাকি গন্ডগোল হবে। তার মানে কি গন্ডগোল করে প্ল্যান করেছেন ইভিএম ছাপ্পা দিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ছাপ্পা দিয়ে ইভিএম মেশিন করে দখল করার?
বলে না ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, আপনারা যেটাই করবেন সেটাই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। क्या ममता जी ने कहा कि बीजेपी वाले क्या महामूर्ख लोग हैं कि कह रहे हैं हम इतनी सीटें जीतेंगे, इतने वोट आएंगे, तो क्या इन्होंने ईवीएम में कोई चिप फिट कर दी है, उसमें कुछ फिट कर दिया है। फिर उन्होंने कहा मुझे कमीशन के लोगों से पता चल रहा है 4 बजे के बाद कुछ गड़बड़ होने वाली है, छापा वोट पड़ने वाला है। हमने भी बात की थी ना छापा वोट की, मतलब वो जबरदस्ती वाला वोट जो है, वो पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब ईवीएम कैप्चर कर लिया आपने, दबाए जाओ बटन, दबाए जाओ बटन। ये उल्टा हो गया है। ये बीजेपी वालों की भाषा होती थी अभी तक। बंगाल में हर आदमी को, मेरे साथ कल वो सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट है, वो बंगाल काफी घूम के आए, उन्होंने कहा हर आदमी कह रहा है छापा वोट नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा, छापा वोट नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा। वो छापा वोट ममता बनर्जी के मुंह से निकल रहा है इस बार, और ईवीएम की बात भी आ गई। हमेशा पश्चिम बंगाल में कहा जाता था कि कई ऐसे बूथ होते थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 बजे के बाद बूथ मैनेजर्स वगैरह भाग जाया करते थे। अब वो बात भी कही ये बात 4 बजे के बाद ममता जी कह रही हैं। ये स्टेटमेंट से क्या सेंस मिला सर? जी ये तो मतलब एक ईवीएम की कमजोर की स्थिति। देखिए ईवीएम को तो मैं हमेशा ही एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर देखता हूँ कि कोई भी पार्टी जब ईवीएम की बात करती है, अभी ईवीएम से ही तो वो 3 चुनाव जीती है ममता जी, लगातार 3 चुनाव वो जीती है, लोकसभा भी जीती है, विधानसभा भी जीती है, तो इसलिए ईवीएम की बातें करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे ये मैसेज जरूर कम्युनिकेट होता है कि कहीं वो हार तो नहीं रही, कमजोर तो नहीं पड़ रही। जब आप ईवीएम को लेकर, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, छापा वोट की बात करते हो, तो उससे ये लगता है कि आपके मन में कहीं कोई डर हो रहा है, ऐसा एक मैसेज कम्युनिकेट होता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात भी ठीक है कि अभी तक तो बीजेपी के लोग ये कहते थे, तो वो भी वही बात थी कि बीजेपी को जब लगता हो कि कमजोर है, जैसे विपक्षी पार्टियां भी करती रहती हैं, जब ईवीएम पर घोटाले की बात करती हैं, तो जब वो हारने की बात मन में लगती हो तो एक कारण लगता है। ऐसा इसमें भी मैसेज होता है, कोई ये अलग से बात कह रही हो। एक स्टेटमेंट उनका मेरे पास वीडियो पे नहीं है क्योंकि ढूंढा हमने, काफी मिला नहीं, लेकिन ये एजेंसी से आया हुआ है, सोर्स भी लिखा है फेसबुक ममता बनर्जी इस पे, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम लिस्ट में हैं, आप लोगों को उनके भाजपा बैकग्राउंड के आधार पर लाए हैं, उसी हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त किया है। याद रखिए आप में हमें हराने की क्षमता नहीं है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो कह रही हैं कि वो बंगाल, मतलब आप बाहर से लोग लेकर के आ गए हो, बीजेपी माइंडेड लोगों को। फिर उन्होंने कहा मैं बंगाल में पैदा हुई हूं, मैं बंगाल में ही मरूंगी। बिल्कुल ठीक, ये लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर आगे वो कह रही हैं बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगी, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा की बर्बादी चाहिए, भाजपा को दिल्ली से हटाना है, ये मेरा सपना है। मुझे लगता है कि इस जीवन में तो मुझे नहीं लगता है कोई बंगाल में अच्छा है कि अपना जिसे कहते हैं ना राजनीतिक आत्महत्या कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली अभी बहुत दूर है उनके लिए, न तो उनको राहुल गांधी आने देंगे, न वो राहुल गांधी को आने देना चाहते हैं। एक दूसरी बात, जितनी भाषा है जो भी आपने सुनाया अभी तक, ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया है कि हम ये चुनाव कहीं ना कहीं हार रहे हैं। ममता के भाषा में, सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंस की सख्त कमी है, वरना ये सब चीजें बोल देना कि ईवीएम आपने फिक्स कर दिया। अरे भाई हर पार्टी दावा करती है, कौन पार्टी, आपने नहीं दावा किया कि ये बंगाल में एसआईआर के खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि आपने ईवीएम में फिक्स कर दिया है या ईवीएम में गड़बड़ी किया या आपने छापा वोटिंग किया है। देखिए मुझे इस बात से कॉन्फिडेंस आया है कि जब कल अमित शाह ने, आज जब अमित शाह जी, कल भी जब अमित शाह जी ने बोला कि बंगाल के टीएमसी के गुंडे पहले राउंड में बाहर नहीं आए, और उनको मैं चेतावनी देता हूं कि अगले राउंड में भी, दूसरे राउंड में भी मत आना, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा करना मुझे आता है। ये एक कॉन्फिडेंस की भाषा थी। आप इसे कह सकते हैं कि ये धमकी है, जो कुछ भी कह सकते हैं, या पॉलिटिकल धमकी के तौर पर, लेकिन ये तब भाषा होती है जब दो कारणों से है। एक तो अपने काडर को उत्साहित करने के लिए, ताकि जो बंगाल में उनमें डर पैदा कर देती थी टीएमसी के, आपने देखा कल जाकर के किस प्रकार से एक बीजेपी के कैंडिडेट को दौड़ा करके मार रहा है। कायदे से होता तो पुलिस को उस पर गोली चलानी चाहिए थी। उसने आगे क्या बोला है पता है आपको? बयान में, बयान में निकलवा लीजिए, है तो दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो पोलिंग बूथ पे गया तो पूछ रहे लोग कि क्या पुलिस नहीं थी? उन्होंने पुलिस भी थी, सीआरपी भी थी, फिर बोले बस वो वहीं रह गए,
कोई बचाने मुझे नहीं आया, उनको बचाने कोई नहीं आया। लेकिन वो तो सेंट्रल फोर्सेस की लोग हैं ना। उन्होंने दोनों का नाम लिया। मैंने कहा ना कि आप ये सोचिए कि जब सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगी हुई है, तब तो ये स्थिति है, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां डर का माहौल नहीं होता। यही डर का माहौल है और क्या डर का एक माहौल कांग्रेस होता का है? बयान आपको, अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस है बंगाल में, मोटा मोटा मान लीजिए आप। तो अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनिए। ये कह रहे हैं कि ये जो वोट पड़ा है ये सत्ता विरोधी वोट है। ये एक सेंस में उनको ये कहना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो तो सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि इनका कोई स्टेक नहीं है सरकार, मतलब सत्ता में आने का कोई ऐसा उनको भी नहीं लगता, मुझे कोई गुमान है, तो इसीलिए इनकी बात को हम मान सकते हैं कि थोड़ा रैशनल, इनसे थोड़ा रैशनल रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को। बंगाल के चुनाव में इस बार खासकर जो मेरे इलाका है, आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने। ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलागण चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे एसआर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे। कह रहे चुनाव ये सत्ता विरोधी लहर है जो जिसका वोट बढ़ा हुआ लग रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी को डर तो है ही। बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ये चुनाव जीत भी सकती है, बिल्कुल जीत सकती है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। तो ये डर तो साफ है ममता बनर्जी में। लेकिन जब शिवेंदु अधिकारी ये बोलते हैं कि जो अगर जो है हम सत्ता में नहीं आए तो जो है वहाँ सनातन खत्म हो जाएगा, तो भी डर साफ दिखाई देता है। तो दोनों साइड डर है कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का डर बिल्कुल स्वाभाविक है। बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वो आगे भी चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, तो ये डर तो स्वाभाविक है। एक बात अभी पीछे हम लोगों ने शुरू की थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, कि ये कांग्रेस और लेफ्ट और स्पेशली लेफ्ट, उसको ये लगता है कि वो तो मतलब चाह रहे हैं कि ममता बीजेपी आ जाए सत्ता में, ममता बनर्जी तो हारे तो हम उठ खड़े हो पाएंगे। अभी वरना अभी की स्थिति में तो ना हम विपक्ष के लायक ना सत्ता के लायक। तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी का जाना और टीएमसी का खत्म होना या कमजोर होना बहुत जरूरी है अगर हमें वहां पर सरवाइव करना है। तो मैंने जो बात की, मुझे लेफ्ट के लोगों में ये ज्यादा उम्मीद दिखाई दी कि ममता जाए तो शायद हम खड़े हो पाए। सौरभ, मुस्लिम लीग से भी ज्यादा लीगी पार्टी ममता बनर्जी हो गई है। पूरा मुसलमानों का एक चंक वोट जो था वो सीपीएम को मिला करता था, तो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट कर गया है। कभी जब तक ये वोट सीपीएम के पास दोबारा नहीं लौटती है तब तक ये संभव नहीं है। और ये तभी संभव है जब टीएमसी का खात्मा। लेकिन टीएमसी कितनी कमजोर हो जाएगी जो लोग जो 15 साल से सत्ता में है। मैं एक बात कह रहा हूं विजय जी, मतलब इस चुनाव में हार जाए मान लीजिए टीएमसी जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टीएमसी खत्म होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म नहीं होने वाली। और लेफ्ट का बीजेपी की तरफ मूवमेंट जो है वो पिछले चुनाव में हो गया था, हम लोग भूल जाते हैं। 2021 के चुनाव का पश्चिम बंगाल का, मैं वहाँ था। अच्छा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में नारा था पहले वाम फिर राम। यदि आपको लेफ्ट पार्टी को वोट नहीं देना है या वहाँ पे लेफ्ट का कैंडिडेट नहीं है तो बीजेपी को वोट दें। अच्छा, लेफ्ट वाले नारे लगा, लेफ्ट वाले नारे, मतलब नारे का मतलब एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया था। और अब उससे भी कमजोर स्थिति में आ गए हैं, तो उनकी लड़ाई तो बीजेपी से है नहीं। बीजेपी से क्या करना, ममता बनर्जी के पास सारा वोट है ना, तो ममता बनर्जी को हराना कांग्रेस की भी जरूरत है और लेफ्ट की भी जरूरत है। तो वो ये कर सकते हैं कि उनका वोट, इसीलिए हमने पहले कहा कि वो 5-7% वोट जो है वो बीजेपी को बढ़ सकता है, जो लेफ्ट का और कांग्रेस का है। और इसमें कोई बहुत ऐसी आशंका वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी आउट हो। बीजेपी से कोई उतनी बड़ी लड़ाई उनके साथ फिलहाल अभी नहीं है। ममता बनर्जी को आउट करेंगे तभी उनका वोट जो है वो वापस आ सकता है। लेकिन इसमें बीजेपी की एंट्री से ये समझिए आप कि ये बात बार बार कही, अभी प्रोफेसर साहब ने भी बात की, वो बिल्कुल ठीक बात कही है कि बीजेपी ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोट आ गया, लेकिन कब आया वोट ये भी देखिए आप। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी आ जाती हैं, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सरकार बना लेती कांग्रेस के साथ, लेकिन उस समय 51% वोट ममता बनर्जी को मिला मुसलमानों का, तब बीजेपी नहीं थी।
जैसे ही बीजेपी की एंट्री होती है 2016 में, वो वोट बढ़ के 70% हो जाता है। तो बीजेपी के डर से मुसलमान वोट बंटने की बजाय एक तरफ हो जाता है, वो ममता बनर्जी हो, वो लेफ्ट हो, वो कांग्रेस हो, समझ गए। बीजेपी जब नहीं थी तो मुसलमान वोट पटा हुआ था वहां पे, 50% वोट लेफ्ट और कांग्रेस को मिल रहा था और यहाँ मिल रहा था। तो इसलिए ये कहना कि केवल उनके पास गया तो अब तो मुसलमान वोट यूनाइटेड ही रहेगा, लेकिन वहां रहेगा जो ऑपोजिशन में सबसे मजबूत रहेगा। हाँ, और वो सबसे मजबूत ममता बनर्जी, फिलहाल टीएमसी रहने वाली है। लेकिन एक चीज जोड़ देना चाहता हूं विजय जी, जो पावर शिफ्ट हुआ सीपीएम से ममता टीएमसी में, उसमें मुसलमानों का इन ब्लॉक वोटिंग जो है वो टीएमसी के लिए, आप देखेंगे कि 2011 में तो 50% वोट मिला है सर। हाँ, मैं वो चीज, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, उससे पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नहीं होता था, एक तरफा वोटिंग पड़ता था, सीपीएम को पड़ा। स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और राहुल महाजन जी। बंगाल की खूब बात हुई, अब बात तमिलनाडु की कर लें। तमिलनाडु में भी कल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज हुई है। 38 जिलों की 234 सीटों पर 85.01% वोट पड़ा है। करूर जिले में सबसे ज्यादा 92.52%, कन्याकुमारी में सबसे कम 75.58% वोटिंग हुई है। सलेम में 90.43, इरोड में 90%, नमक्कल में 89.71%, चेन्नई में 83.42% पोलिंग हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में ओवरऑल 77% वोट हुआ था, लेकिन इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले चुनाव की तुलना में 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके पीछे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, और दूसरी बड़ी वजह, लोगों में एक उत्साह दिखाई दिया, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी वोट डालने के लिए। और इस बार से एक सबसे बड़ी बात, तो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार वहां खुद चुनाव लड़ रहा है, एक्टर विजय, टीवी के पार्टी बना करके। तो क्या कुछ उनके भी उत्साही फैंस ने इस वोट परसेंटेज को बढ़ाने में योगदान दिया, ये बात है। अब इसको कैसे पार्टियां इंटरप्रेट कर रही हैं? दो पक्षीय लड़ाई होती थी, एआईएडीएमके कैंप वर्सेस डीएमके कैंप, उसमें इस बार टीवी के भी आ गई है, तो ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। अब इस पर बीजेपी, जो कि एआईएडीएमके की एलआई है, उनकी तरफ से पीयूष गोयल, वो इस चुनाव को देख रहे थे अपनी पार्टी का, और उन्होंने क्या कहा इस पोलिंग परसेंटेज के बाद, देखते हैं। तमिलनाडु में भी एसआईआर के बाद शुद्ध वोटिंग लिस्ट होने के कारण वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से लगभग 15% बढ़ने की दिखती है, और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अच्छी सरकारें जो अच्छा शासन दें, अच्छी लोगों की सेवा करें और विकास दोनों प्रदेशों का तेजी से हो, ऐसी अच्छी सरकारें इस बार चुनकर आएंगी। तो वोट तो बढ़ गया 8%। अब जो पीयूष गोयल कह रहे हैं, पहले यही बात कर लेते हैं, क्या एआईएडीएमके जो अपोजिशन में है और जिसके साथ सेंटर की पार्टी बीजेपी वो है, तो ये बीजेपी एआईएडीएमके क्या वहां पर सरकार बनाने के पास आते दिख रहे हैं आपको? राहुल जी, देखिए 2016 में एआईएडीएमके ने जो है 134 सीटें हासिल की थी। उसके बाद 3 चुनाव हुए जिसमें डीएमके जो है लगातार जीते, जिसमें 1 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव हैं। लगातार उन्होंने जीत हासिल की। इस बार एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप देखें तो इस बार टोटल वोटर्स जो हैं तमिलनाडु में घटे हैं, लेकिन परसेंटेज बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन टोटल वोटर्स जो हैं तमिलनाडु के घटे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो है टीवीके है, यानी विजय की पार्टी। वो फैक्टर कितना किसको डैमेज करेगा? ये माना जाता है कि वो दोनों पार्टियों के वोट जो है काटेगा, लेकिन क्या वो किसी एक पार्टी के भी वोट काट सकता है? क्या डीएमके के वोट काट सकता है, या एआईडीएमके के लगातार वोट काट सकता है? अगर डीएमके के वोट काटता भी है तो कई सारे एनालिसिस उसको लेकर हैं कि अगर वो डीएमके के वोट काटता है तो भी शायद डीएमके के पास एक लीड रहेगी। दूसरा ये है कि अगर वो कहीं ना कहीं 16, 18, 20% अगर वोट कहीं ले जाए तो वहां पे गणित जो है बिल्कुल असेंबली हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा वोट किसका काट रहे हैं? देखिए, ये माना जा रहा है किस दोनों साइड पे काट रहे हैं, ये माना जा रहा है। अब वो देखना होगा किसका। जैसे डीएमके के जो अगर हम बात करें तो चेन्नई, डेल्टा और साउथ जो तमिलनाडु है, ये डीएमके के इलाके हैं, और इन इलाकों में भी अच्छा खासा वोट हुआ है। कोंगू का बेल्ट जो है वो एआईएडीएमके का इलाका है। एआईएडीएमके ने पिछले समय में जयललिता के जाने के बाद महिलाओं में कहीं ना कहीं अपनी साख खोई है, और अगर वो साख एआईएडीएमके दोबारा बना पाया, क्योंकि वहां पे 51% महिला वोट है, और वहां बना पाया तो टीवीके के आने की वजह से सारी संभावनाएं खुल गई हैं, इस बार भी, उस बार भी, और अंग असेंबली भी। और महिलाएं वो टीवीके की तरफ
झुकी हुई दिखाई देती है। ठीक, विजय जी। देखिए इम्पोर्टेंट प्लेयर है जो लोग कह रहे हैं तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं 15%, 10 से 15% के बीच में वोट आ सकता है, लेकिन वो कितनी सीटें आएंगी उससे तय होगा कि वो किंग मेकर होंगे या स्पॉइलर होंगे। AIADMK बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, वो किस भरोसे कैसे चुनाव लड़ रही है। और मुझे थोड़ी सी हैरानी है, हालांकि मैं नहीं कह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव जिस ताकत के साथ लोकसभा में लड़ा था, 4 सीटें उस तरह से ये चुनाव में वो नहीं दिखाई दी। क्यों उन्होंने बैकआउट किया? या तो उनकी पूरी फोकस वेस्ट बंगाल इलेक्शन रहा कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन को हर हाल में जीतना है या जो भी करना है। तमिलनाडु पर जो फोकस होना चाहिए था, जबकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है पिछले 5 साल में तमिलनाडु पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि तमिल संगमम को लेकर, वाराणसी से लेकर, सेंगोल से लेकर, और जितना उन्होंने टूर भी वहाँ पर किए, बहुत दौरा तमिलनाडु में किया है। लेकिन चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी, ये भी बात है कि एक स्मॉल पार्टनर के तौर पर है, वो 27-28 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उस ताकत के साथ नहीं लड़ा। और AIADMK जो है उसके पास लीडरशिप की कमी है। अन्नामलाई को हटाना अपने आप में अब नहीं, अन्नामलाई को तो AIADMK की वजह से ही हटाया था। वैसे हर राज्य में मोदी का एक अलग वोट है, तमिलनाडु में नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं है, कोई बहुत बड़ा वोट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत होगा, जो होगा वो तो पूरा तमिलनाडु DMK जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है ना, उस पर बटा हुआ है। अब उसमें से कितना हिस्सा किसको मिलता है, इसलिए कांग्रेस और BJP की बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पर। सो इफ इट इज नॉट अ हंग असेंबली, मतलब TVK ने ऐसा कुछ कर दिया यदि कि हंग असेंबली नहीं है तो DMK तो ही DMK है। सरवाइव ठीक, करेगी, क्लियर। ऐसा लगता है। सर देखिए, जैसा अभी राहुल जी ने कहा कि सदर्न जो तमिलनाडु है वो DMK का बड़ा गढ़ है, तो वैसे ही AIADMK के लिए वेस्टर्न तमिलनाडु जो है वो उसका गढ़ माना जाता है। दूसरी बात जो है, सोशल कोएलिशन जो है मुझे लगता है कि बेहतर बनाया है AIADMK ने। PM के साथ में है, AMM के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, लेकिन यदि 4% 5% भी यदि की पार्टी भी हो तो भी तमिलनाडु के अंदर एक बड़ा प्रभाव डाल देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है कि विजय कितना बेहतर करते हैं। यदि विजय बहुत अच्छा बेहतर करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि 14% तो मिनिमम आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि 25 से 27% वोट भी, 24 से 27% वोट भी विजय ला सकते हैं। और विजय की जो अपील है कोई एक रीजन में नहीं है, वो स्टार होने के कारण एक क्रॉस द तमिलनाडु जो है वो उनकी अपील है, यूथ वोटर्स में, खास करके यूथ वोटर में। और यूथ वोटर यदि आप देखेंगे तमिलनाडु में, जैसा हालांकि उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो बार बार अच्छा प्रदर्शन किया है DMK, लेकिन तमिलनाडु के अब तक का प्रैक्टिस यही रहा है कि वहां पर सत्ता जो है वो विधानसभा कंटिन्यू नहीं करती। MG रामचंद्रन के समय हुआ करती थी, जयललिता के समय हुए हैं, लेकिन उसके बाद कभी नहीं देखा गया है। करुणानिधि के और जयललिता के बीच में जो है वो हमेशा देखते थे कि सत्ता का परिवर्तन एक के बाद दूसरा आ जाता था। बीजेपी का वोट 2.62% था। हाँ, तो उन्होंने मैंने वही कहा, कोयम्बटूर, नागरकोइली, तो यदि तिरुनेलवेली, भारतीय जनता ये सारी पार्टी सीटें उन्होंने जीती। 4% तक वोट भी अपना खींच करके ले जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का अपील नहीं काम करेगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो कहते हैं ना कि जो एक एंकर भूमिका में जो होते हैं, जैसे बंगाल के अंदर जो है वो एंकर की भूमिका रहता है। कांग्रेस का 4.25% वोट था, DMK का 37.7, 38% इसको मान लीजिए आप, और 4% 42% तो इन दोनों को मिला के हो जाता है, बाकी छोटे पार्टनर्स का और आप 2% वोट आप जोड़ लीजिए, तो ये 45% के करीब वोट था जो DMK कैंप के पास है। और जो AIADMK प्लस है जिसमें BJP है उसका लगभग 40% वोट था। तो ये डिफरेंस सर जो है वो मैंने वही कहा कि ये डिपेंड करता है कि विजय किसका वोट ज्यादा काटते हैं। हाँ, अभी तक 5% वोट का डिफरेंस है दोनों में। तो ये बहुत 5% वोट को फिर स्प्लिट कर दीजिए, और जब थर्ड प्लेयर आ जाता है तो फिर तो कुछ भी मुमकिन है। 5% वोट को फिर स्प्लिट कर दीजिए ना, आपको थ्रेशोल्ड पार करने के लिए 2.5% ही वोट चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में विजय किसके वोट को ज्यादा काट ले जाते हैं? प्लस SIR। तो ऐसी स्थिति में अभी से आप AIADMK को रूल आउट नहीं कर सकते। तमिलनाडु में बहुत वोट कटा है SIR पे, बहुत कटा है, और SIR को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी फिर एक वो जो फैक्टर है, मगर वो फिर भी उन्होंने कहा कि अगर हंग असेंबली नहीं है TVK की वजह से तो DMK। आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि या तो हंग असेंबली होगी या AIADMK। सर, हंग असेंबली नहीं तो क्या? मेरे ख्याल से या तो हंग असेंबली या DMK।
चलिए ठीक, अब ये क्लियर बात होगी। वैसे एसआईआर को हमेशा एक प्लेयर के तौर पे देखी इन इलेक्शंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राज्य जहां एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद चुनाव भी हुआ और चुनाव बीजेपी और साथ ही जीत गए, वो है बिहार। और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर नीतीश कुमार हट गए और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां हो गए सम्राट चौधरी। उन्होंने आज विधानसभा में ध्वनि मत से अपना बहुमत साबित कर लिया है। विश्वास मत के लिए विधानसभा का एक दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए पहले से ही ऐसी उम्मीद थी कि मतदान नहीं होगा और ऐसा ही हुआ। ध्वनि मत के आधार पर 201 विधायकों वाली सम्राट चौधरी की सरकार के लोगों ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के दौरान सदन में काफी नोकझोंक भी हुई। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़े हमले किए। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम कहा। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर चुटकी लेते हुए उन्हें अपनी पगड़ी संभाल कर रखने की सलाह भी दी और कहा कि आपकी पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर है। सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई सेलेक्टेड सीएम इलेक्टेड सीएम को जो है सेलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सेलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, वो अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। तेजस्वी के हमले का जवाब सम्राट चौधरी ने वहीं दे दिया। सम्राट चौधरी ने लालू पाठशाला से निकले हैं इस तंज का जवाब दिया। देखिए, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। ये लोकतंत्र है, यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। देखिए, इनका वो ये एक औपचारिकता थी जो पूरी कर ली गई, लेकिन जो वहां बात हो रही थी उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इलेक्टेड बनाम सिलेक्टेड, क्या सम्राट चौधरी इलेक्टेड सीएम है? वोट नीतीश कुमार को मिला था, लेकिन क्या वो वोट एनडीए का वोट नहीं कहलाएगा? क्या नीतीश कुमार ना होते तो मेजॉरिटी नहीं मिलती? क्या नीतीश कुमार को अगर सीएम फेस नहीं बनाया होता तो आज सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की नौबत पैदा ही नहीं होती? क्या सवाल इस बात का है? सर आप ही बता दें बिहार से। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि उनका तंज जो है वो कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो अगर सीएम फेस ना होते तो चुनाव में तब भी एनडीए को बढ़त होती। मैं आपको ये कह सकता हूं, नीतीश जी का समर्थन होने के कारण, देखिए नीतीश जी के पास 15% के आसपास का वोट बैंक जो है वो बहुत इंटैक्ट वोट बैंक है, जिसे लॉकुस कहा जाता है वहां पर, और लॉकुस समीकरण माना जाता है उसको। अब उस समीकरण में सम्राट चौधरी भी तो थे, उसी समीकरण के हिस्से हैं ना। यदि उनको आप बाहर निकाल देते हैं तो नीतीश जी कहाँ रह जाते हैं? नीतीश जी की अपनी जाति का समीकरण कितने का है? 3% का है, 4% का है।
मोटी बात आप कह रहे हैं, नीतीश जी अगर इस चुनाव में नहीं भी होते तो भी एनडीए जीत रहा था, तब भी एनडीए जीत जाता। यदि नीतीश जी की पार्टी होती, मैं फिर हाँ, कहता हूं पार्टी दोनों, होती, जेडीयू होती, जेडीयू होती, ये ना कह के लड़ा जाता हाँ, चुनाव कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। हाँ, तब भी जीत जाती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बीते हुए हैं। आप कह रहे हैं कि इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड ही है, सिलेक्टेड नहीं है। चुनाव में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हम लोग वोट तो दे रहे हैं लेकिन सम्राट को बनाएंगे क्या ये लोग। अच्छा, ऐसी भी बातें करने वाले लोग थे। सर, इलेक्टेड या सिलेक्टेड सम्राट चौधरी? मुझे पता नहीं, संगीत रागी जी यदि बीजेपी लीडरशिप को पहले बता देते तो शायद वो फैसला बदल लेते, पहले ही सम्राट चौधरी को बना देते। तो अब वो कोई कारण रहा होगा, क्योंकि उनको शायद भरोसा नहीं होगा कि ऐसा होगा कि उनके बिना, नीतीश जी के बिना सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल तंज के तौर पर देखना चाहिए। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो एक पॉलिटिकल ऐसे एक बात कह दूं आपको लाइटर नोट पे, क्योंकि इस सेगमेंट में यूजुअली 2:30 बजे के बाद हम पाकिस्तान की खबरें दिखाते थे। ये पाकिस्तान में कहा जाता था, इमरान खान कहते थे उनके लिए कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है शहबाज शरीफ। तो वो पॉलिटिकल विट के तौर पर है। सम्राट चौधरी इलेक्टेड लीडर ही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली हैं पिछले 3 बार के चुनावों में भी लगातार वो मिली है। इसलिए ठीक है, एक अच्छे ह्यूमर के साथ और एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी को पूरा करने का काम था। और विजय सिन्हा जी पर तो तेजस्वी जी से ज़्यादा नज़र सम्राट जी की है, जिन्होंने कहा था हमने अपने कमांडर के कहने पर साथ दिया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बहुत अच्छा नैरेटिव भी निकल कर गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बना देने के बाद अब ये आप नहीं कह सकते हैं कि वो बाहर से आया है और भीतर से आया है, क्या आया है। भाई वो अध्यक्ष बनने के बाद तो वो दूसरे को सदस्यता दिलवा रहा है ना। भाई भारतीय जनता पार्टी पाठशाला वाली बात भी हुई, क्योंकि ये कहा था तेजस्वी यादव ने इन पे कि तो हमारी लालू जी की पाठशाला से निकले। तो सभी एक ही पाठशाला से तब निकले थे, लालू जी निकले। हाँ, पढ़े तो सभी एक ही स्कूल में है ये। तो वहां से निकले तो उस्ताद से तो कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी कहेगी जब नीतीश जी की समता पार्टी मुख्यमंत्री तय करते हैं। अब बीजेपी ने जो है मुख्यमंत्री पद नीतीश को दे दिया, और अब जो हालत है नीतीश जी की जो सेहत है वो इस बात को इजाजत नहीं देती कि वो नीतीश जो है मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में बीजेपी ने अपना एक बात बताऊं आपको, मैंने आज अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बंगाल पे सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये हमारा, मतलब मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं है, उनका एक कहना था कि हम, मोदी जी ने कब कही थी ये बात कि भारत माता की दोनों भुजाएं समान तरीके से मजबूत बलशाली बने, तो पश्चिमी भुजा तो है, पूर्वी भुजा को भी बनाना था। वो काम अभी तक नहीं हो पा रहा था। अब देखिए बिहार, उड़ीसा और बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी की सरकार है। अब होगा तो उन्होंने बिहार को बीजेपी की सरकार कहा। सरकार है वो तो, बिहार में बीजेपी की सरकार है। आप बहुत तंज कर उन्होंने बोला बीजेपी की सरकार का, तंज कर रहे हैं आप। नहीं, वो तो हमेशा से कहते आए बीजेपी। वो तो जब नीतीश कुमार जी सीएम थे तब भी कहते थे, तब भी यही कहता था कि बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार जी। मैं मानता नहीं था कि मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जितनी भी नीतियां होती थी, आप चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार के ऑफिस से ही गुजरती थी। अब तो चाहे आपके डिप्टी सीएम जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी, अब तो ये सारी बहस ही बंद हो गई ना। अब तो शुद्ध रूप से बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी का ही नेता मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए अगली खबर पवन खेड़ा जी से जुड़ी हुई खबर। कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको डबल झटका लग गया। एक और तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी है, दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने भी ये बड़े साफ तरीके से बता दिया है कि पवन खेड़ा ने जो हिमंता बिश्व शर्मा की वाइफ के 3 पासपोर्ट होने का दावा करते हुए जो भी दस्तावेज दिखाए थे वो फर्जी थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की वाइफ पर की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर ही ये मामला दर्ज हुआ था, और इससे पहले असम पुलिस दिल्ली उनके घर पहुंची थी पूछताछ करने के लिए। तब तक वो हैदराबाद चले गए थे। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, फिर वो वहां पर गए, वहां उन्होंने हाई कोर्ट से इंटरिम रिलीफ ले लिया। फिर उसको चैलेंज करने के लिए आसाम पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे ये कहा कि आपको रिलीफ अगर लेना है तो आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए। जो उनको तेलंगाना हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था उसको स्टे कर दिया गया। अब वो फाइनली गुवाहाटी हाई कोर्ट गए तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। अब इसका सीधा सा मतलब ये, उनके एवेन्यूज जो है लगभग समाप्त हो गए हैं। इसके जवाब में अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही आ सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि पहले वहां जाइए, तो अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। इस बीच में उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर उनके वेयरअबाउट्स आसाम पुलिस को पता चले तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आसाम पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। सर, जिस भी तरीके से ये सारा मामला बढ़ा है, क्या कहेंगे विजय जी?
मुझे लगता है पवन खेड़ा जी को यदि ये जानकारी मिली थी तो उनको साफ कर देना चाहिए था कि भाई जो जानकारी मुझे मिली है अगर वो गलत है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट के मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि पवन खेड़ा जी इस बात को लेकर इतना आगे बढ़ जाए जब तक कि आपके पास कंफर्म नहीं हो। आरोप बड़ा था, आरोप बहुत बड़ा था, आरोप बड़ा है तो खैर दूसरी तरफ भी बड़े आरोप वाले हैं लेकिन वो उस पर तो अभी मामला चल नहीं रहा, उसकी चर्चा फिर किसी दिन होगी कि कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडर्स को इतना वो रखना चाहिए कि यदि ऐसे आरोप लगाए गए या तो पहले उसको बहुत बेहतर तरीके से क्रॉस चेक किया जाए, गंभीर मसला है, और अगर उसमें भी कोई गलती हो गई हो तो खुद को सॉरी कर देने में कोई बहुत वो बात नहीं है। तो इतने सीरियस आरोप अगर लगाए जाएं तो मुझे लगता है कि जिसने लगाए हैं या जिसके खिलाफ हैं, अगर दोनों में से कोई गलत प्रूव होता है तो उस पर कार्रवाई, जिनको आप देख रहे हैं ये कार्रवाई जरूर है, जो अभी महिला थी वो हेमंता जी की वाइफ है। जरूर देखिए, अगर आपने गलत आरोप लगाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलने पड़ेंगे। हेमंता शर्मा इज राइट इसको यहाँ तक ले जाने में बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से चुनावों से पहले सीरियस आरोप लगाए गए थे उसमें तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने ही पड़ेंगे आपको, और झेलने चाहिए भी। अगर आप ऐसे सीरियस आरोप लगाते हैं बिना वेरीफाई किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना। पवन खेड़ा क्या गिरफ्तार होंगे अब? मुझे लगता है कि जिस प्रकार के आज हाई कोर्ट ने जब खारिज कर दिया है तो उनके पास एक एवेन्यू जब भी बचा हुआ है, बड़े बड़े वकील भी हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देने जा रही है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट फॉर्ज डॉक्यूमेंट को दिखा करके आरोप लगाना exactly, और बात यही है। ये यहाँ आकर के क्योंकि कागज दिखाया और दूसरी बात जो विजय जी कह रहे थे कि भाई दूसरे तरफ से भी तो हुआ था, भाई गोगोई जी को लेकर के उनके संबंध में उनकी पत्नी को लेकर के जो बाद में वो एक राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर था जिसको प्रश्न के घेरे में ला करके खड़ा किया गया था। तो दोनों के बीच में अंतर है। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था, उन्होंने कहा था कि ये इतनी बार गए हैं, ये बताएं क्यों जाते हैं वहां पर, ये सब राजनीतिक तंज होते हैं। तो वो और ये दोनों केस अलग अलग हैं। मुझे लगता है मैं विजय जी की इस बात से सहमत हूं कि एक बार जब उनको पता लग गया था कि ये चीजें गलत हैं तो एक बात आकर के सॉरी बोल देते तो मुझे लगता है कि मामला वहां पर ठीक है। अब तो देखिए अब आगे क्या करते हैं पवन खेड़ा और असम पुलिस। एक खबर जिसकी बात करना जरूरी है, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसके बाद भारत में ये मांग की जा रही है कि इसका तगड़े तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए ट्रंप को। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया और उसमें एक्चुअली उन्होंने जो मुद्दा था वो ये था कि अमेरिका में एक कानून है इसके मुताबिक कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होता है तो अमेरिका का सिटीजन बन जाता है, बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। वो बच्चा भी शामिल है। मान लीजिए कोई परिवार घूमने गया, पत्नी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी अमेरिका में हो गई तो बच्चा अमेरिकी नागरिक हो गया। यह भी सच है कि कई लोग ऐसा करते थे कि कुछ इस तरीके से प्लान करो कि बच्चे की डिलीवरी अमेरिका में हो जाए, रोक लगा दी है कि जो प्रेग्नेंट, इसलिए यह मामला उनके कोर्ट में गया। ट्रंप इसके खिलाफ है, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में इसकी पैरवी चल रही है। उसी सारी घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन इस पोस्ट पे उन्होंने जो भारत को लेकर के बात की है, क्योंकि उसमें उनका कहना था, वो ये कह रहे थे कि पहले जो लोग आते थे अप्रवासी, हमारे यहां पर आते थे प्रवासी लोग और देशों से, यूरोप से आए और कहीं से भी आए, वो यहां आके अमेरिका को अपना देश मान लेते थे, वो अमेरिकन हो जाते थे, दिल से अमेरिकन हो जाते थे। आज ऐसा नहीं होता। आज जो लोग आते हैं वो खुद को अमेरिकी भी नहीं मानते, लेकिन उनको अमेरिकी नागरिकता चाहिए। ये मेरा विरोध है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन जो उनके शब्द थे वो बड़े खराब थे। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसमें वो कह रहे हैं भारत के लिए कि इंडिया इज अ हेल होल एंड इंडियन एंड चाइनीज इमिग्रेंट्स आर गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए और इसका जवाब फिर भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। बल्कि भारत सरकार ने भी कहा है कि उनके बड़े खराब हैं शब्द, और एम्बेसी की तरफ से, जो अमेरिकी एम्बेसी, उसकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप तो भारत को एक महान देश मानते हैं और मानते हैं कि जो नेता हैं भारत के, मतलब नरेंद्र मोदी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन क्या सर इस पर कोई भी बोले, लेकिन एक जवाब तो ट्रंप को मिलना चाहिए। ये तो दिस इज मेरे हिसाब से तो जवाब मिलना चाहिए। अनएक्सेप्टेबल जैसा है। विदेश मंत्रालय ने हालांकि उस पर कोई टिप्पणी की है, लेकिन इस पर मंत्रालय ने भेजा है लेकिन एक कड़ी टिप्पणी की जरूरत है। और मुझे हो सकता है कि ज्यादा लगता हो, लेकिन अब कब तक आप ट्रंप साहब से दब कर रखेंगे? ये दोस्ती कब तक चलाएंगे? कुछ जवाब होना ही चाहिए। कोई भी बोले लेकिन इसी भाषा में जवाब दे, जैसे इसी भाषा में जवाब दे। बिल्कुल ठीक। चलें, खैर देखते हैं एमए का बड़ा कमजोर जवाब है इसमें, जो भी उन्होंने वो वैसा ही है जवाब कि भाई उन्होंने कहा बुरा भी ना लगे और आप भी कह दो कि गलत था।